हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग अपना क्लास 11th इकोनॉमिक्स में जो हमारी बुक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर 3 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, उसके एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग ऑलरेडी अपने फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर के कर चुके हैं एंड आई होप सो कि आप लोगों को वो दोनों चैप्टर्स अच्छे से क्लियर भी होंगे। अब हम अपने थर्ड चैप्टर का करते हैं, जो कि क्या है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। स्टूडेंट्स, हम लोग बहुत सारे एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और भी जो भी हर एक काइंड ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो सारे हम लोग सॉल्व करने वाले। तो मतलब कि आपको जो है बिल्कुल बेफिक्र हो जाना है कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो आप लोग आपके एग्जाम के लिए रेडी हो गए हो। एक कंडीशन है उसमें कि आपके जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर है। हमें क्वेश्चंस को रट्टा नहीं मानना है, ठीक है? ये जो हमारे क्वेश्चंस है वो जरूरी नहीं कि जो मैंने पूछा वही जो है आपके टीचर्स भी आपसे एग्जाम में पूछने वाले हैं, लेकिन अगर आप लोगों के जो सारे कंसेप्ट है वो अगर अच्छे से क्लियर है तो आप लोगों की हर एक क्वेश्चन जो है वो आराम से आप लोग उसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर मैंने हर एक टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस लिए हैं, आपका हर एक टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा, आप लोगों को एक अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि किस काइंड से जो है क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। ओके, आई होप सो स्टूडेंट्स की ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है। अब आते हैं हम अपने चैप्टर पर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में बेसिकली हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सबसे पहले तो हो गया कलेक्शन वाला जो पार्ट है वो, जो कि चैप्टर 2 होता है हमारा, ठीक है, कि कलेक्ट कर लिया डेटा को। अब जब डेटा को कलेक्ट किया जाता है स्टूडेंट्स, तो वो बहुत ही रॉ फॉर्म में होता है ना। सारा जो जितना भी मटेरियल हमने कलेक्ट किया है सब कुछ एक साथ में होता है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा होता है वो इस कलेक्टेड डेटा को जो कलेक्टेड रॉ डेटा है उसे प्रॉपरली क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। एक प्रॉपर पैटर्न में, एक प्रॉपर मैनर में जो है उसे पूरा क्लासिफाई करता है डिफरेंट ग्रुप्स में। ओके, जो हेट्रोजीनियस डेटा होता है उसे होमोजीनियस डेटा में कन्वर्ट करता है, ताकि हमारे जो आगे आने वाली स्टेप्स है, हमारे स्टैटिस्टिकल स्टडी की आगे आने वाली जो स्टेप्स है उसमें वो डेटा जो है वो अच्छे से यूज हो सके। अगर हम उस डेटा को रॉ फॉर्म में ही लेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी एक इन्वेस्टिगेटर को फर्दर स्टडीज करने में, ठीक है। हो सकता है कि वो कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो स्किप कर जाए, हो सकता है कि कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो डबल जो है काउंट कर ले, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा पढ़ा है, वेरिएबल्स पढ़े हैं, फ्रीक्वेंसी पढ़ी है, फ्रीक्वेंसी सीरीज जो होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, ये सब कुछ पढ़ा है। कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर भी अगर हम बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा है एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, ओपन एंड सीरीज, ठीक है, और कुछ मिड पॉइंट वैल्यूज वाला, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, ये सब कुछ जो है ये हम लोगों ने अपने कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर पढ़ा है। Now, according to 2021-22 सिलेबस, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा है स्टूडेंट्स, उसमें आपका क्लासिफिकेशन वाला पार्ट नहीं है, तो हम लोग जो है क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं करेंगे। सिर्फ आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी भी चीजें हैं वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, आई होप सो स्टूडेंट्स की ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है एंड आई होप सो कि आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो इसके पहले आप लोग जो हो आपका पूरा जो चैप्टर है वो अच्छे से पढ़ चुके हो। अगर नहीं पढ़ा है स्टूडेंट्स तो ये मेरी एडवाइस होगी कि इस टाइम के लिए आप अभी के लिए एमसीक्यूज ना पढ़कर पहले जो है पूरे अपने कंसेप्ट क्लियर करो, पूरा जो आपका थ्योरी है, जो बुक्स गिवन है वो पूरी पढ़ो, उसके बाद में एमसीक्यूज सॉल्व करना, जिससे कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, ठीक है। मतलब कि आप लोगों को जो है प्रॉपरली समझ में भी आएगा और आप लोगों की प्रिपरेशन एक सही मैनर में होगी। ओके, आई होप सो स्टूडेंट्स की ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है। अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज के साथ में, ठीक है। आता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, उनमें से ये कौन सी चीजें होती है, ठीक है। वे एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स होते कैसे हैं? जैसे कि ले लिया हमने 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30,
30 to 40 एंड सो ऑन, ठीक है। ये होती है स्टूडेंट्स हमारी एक्सक्लूसिव क्लास सीरीज, जिसमें कि हम देखते हैं कि एक क्लास की अपर लिमिट दूसरे क्लास की लोअर लिमिट बनती है, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव मतलब कि एक्सक्लूड करना। अब एक्सक्लूड हम किसे करते हैं, बात ही आती है। और यहां पर जो है क्वेश्चन भी वही पूछा गया है कि आप एक्सक्लूड किसे कर रहे हो। आपका ऑप्शन ए है अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज एक्सक्लूडेड। ऑप्शन बी है आपका लोअर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज इंक्लूडेड। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड सी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो अब स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने पढ़ाई की है तो आप लोगों को पता है कि हम क्या एक्सक्लूड करते हैं। हम एक्सक्लूड करते हैं जो अपर लिमिट होती है, मतलब कि 0 to 10 वाली जो क्लास इंटरवल है, इस क्लास इंटरवल में हम वो सारी फ्रीक्वेंसीज लेंगे जो कि 0 to 9.9 तक आती होगी, ठीक है। 9.9 या इससे भी आपको थोड़ा बहुत ज्यादा लेना हो तो ले सकते हो, पर ये 10 से कम होगी, ठीक है। जो 10 है वो आपका सेकेंड क्लास इंटरवल में इंक्लूड होगा, मतलब कि जब वो लोअर लिमिट बन जाती है तब, राइट। तो मतलब कि हम क्या एक्सक्लूड करते हैं अपने एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल या एक्सक्लूसिव क्लास सीरीज में, तो हम एक्सक्लूड करते हैं अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल। ओके, आई होप सो कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था एंड आई होप सो कि ये क्लियर भी है आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास इज सेम, डिफरेंट, बोथ ए एंड बी आर पॉसिबल, नन ऑफ दीज। अब जो अपर लिमिट होती है हर एक क्लास की वो कैसी होती है, क्या वो सेम होती है, क्या वो डिफरेंट होती है, क्या वो दोनों चीज पॉसिबल है या नन ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन वुड बी सी, बोथ ए एंड बी आर पॉसिबल। कैसे होगा, देखो हमने बोला 0 to 50, ठीक है, मैंने ये बोला है। इस चीज को अगर मैं बोलूं कि अपर लिमिट ऑफ जो क्लासेस है, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर रही हूं सेम वाला फैक्टर, ठीक है। डिफरेंट वाला तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी सेम वाले फैक्टर की, ठीक है। इसे 0 ना लेकर मैं इसे लेती हूं 10, चलो 0 to 50 हो गया, फिर हो गया अपना 10 to 50, फिर हो गया ये 20 to 50, देन कम्स 30 to 50, 40 to 50, ठीक है। अब इस केस में आप क्या देख रहे हो कि हमारे पास में क्लास इंटरवल्स तो है, ठीक है, ये क्लासेस हैं हमारे पास में, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सारी अपर लिमिट्स है वो कैसी है, सेम है, ठीक है। तो सेम वाला कंसेप्ट समझ में आ गया हमें कि ये सब क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। अब ये डिफरेंट कैसे होगी, तो डिफरेंट तो बहुत ही ईजी है, इसमें तो आप लोगों को कंफ्यूजन ही नहीं होगा। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, देखिए इस चीज में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो अपर लिमिट है ये डिफरेंट है, राइट, ये चेंज हो रही है। और इस केस में हमने देखा कि अपर लिमिट क्या है, सेम है। तो ऐसी क्लासेस भी हो सकती है, ऐसी क्लासेस भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि हमारा इन्वेस्टिगेशन किस चीज से रिलेटेड है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी जो स्टडी है वो कैसे चल रही है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, जो कि ये बोल रहा है कि ए और बी दोनों ही पॉसिबल है। हम बिल्कुल ये नहीं बोल सकते कि बस यही होगा, ठीक है, सेम ही रहेगी, ये चीज हम नहीं बोल सकते, बिकॉज डिफरेंट भी होती है, ठीक है। इसलिए हमने बोला कि दोनों ही सिचुएशंस क्या है, पॉसिबल है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गिवन बिलो इज अ स्टैटिस्टिकल सीरीज। एक ये हमारे पास में क्या गिवन है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में गिवन है एक स्टैटिस्टिकल सीरीज। और जो आप क्वेश्चन है वो देखो, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, ओपन एंडेड सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज एंड ऑल ऑफ द अबव। अब आपका क्वेश्चन ये आता है कि ये कौन सी टाइप ऑफ सीरीज है। अगर हम यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स तो ये क्या है, बिलो 10, और इधर आप लास्ट में देखो 30 एंड अबव, ठीक है। ये जो आपका ओपन एंड सीरीज का मतलब क्या होता है कि जो एंड्स है वो ओपन है। अब 10 से बिलो कुछ भी हो सकता है और 30 से अबव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब कि ये क्या है, आपकी ओपन एंड सीरीज है। उसी के साथ साथ में स्टूडेंट्स ओपन एंड सीरीज जो होती है वो किसका पार्ट होती है,
कंटिन्यूस सीरीज का। मतलब कि मैं इस पर्टिकुलर सीरीज को कंटिन्यूस सीरीज भी बोल सकती हूँ, राइट। जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज होती है, उसमें से कंटिन्यूस सीरीज के बहुत सारे क्या होते हैं, हमारे फंक्शंस होते हैं, पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जो कि क्या है, जैसे कि एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ओपन एंड, मिड वैल्यू, ये सब कुछ जो है ये आपके कंटिन्यूस सीरीज के पार्ट है। मतलब कि सीधा सीधा हम अगर ब्रॉडली बोलना चाहें तो ये आपकी कंटिन्यूस सीरीज है, ठीक है। और साथ ही साथ में आप क्या देखोगे कि ये एक्सक्लूसिव सीरीज भी है। एक्सक्लूसिव सीरीज क्यों है? बिकॉज अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज द लोअर लिमिट ऑफ अनदर क्लास। ओके, आगे भी देखो, ये अपर लिमिट है एक क्लास की, नेक्स्ट क्लास की ये क्या बनी, लोअर लिमिट बनी, तो ये क्या है, ये एक्सक्लूसिव सीरीज भी है, राइट। तो इसका मतलब कि आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मान लो कि ये एक्सक्लूसिव की जगह लिखा होता इनक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज कौन सी सीरीज होती है? ऐसी सीरीज जिसमें कि जो भी नंबर्स होते हैं वो एक ही क्लास में इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। ये अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम नहीं होती, जैसे कि 0 to 9, 10 to 29, 30 to 39, इसमें आप देखोगे कि अपर लिमिट लोअर लिमिट डिफरेंट है, ठीक है। ये जो 9 है, 9 से रिलेटेड जितने भी फ्रीक्वेंसीज होती है, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, वो इसी पर्टिकुलर क्लास में इंक्लूड होंगे, वो नेक्स्ट क्लास में शिफ्ट नहीं होते। एक्सक्लूसिव में क्या होती है कि जैसे कि ये 20 है, 10 to 20 है, तो 20 से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो नेक्स्ट क्लास में आती है, यहां पर उसे एक्सक्लूड किया है। लेकिन इंक्लूसिव सीरीज में ये नहीं होता है। अब अगर यहां पर जो है एक्सक्लूसिव ना देकर इंक्लूसिव सीरीज अगर दिया होता तो आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट करते? बिकॉज प्रॉब्लम ये आती कि अब इंक्लूसिव सीरीज तो ये है नहीं, तो ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता। अब दिक्कत है कि इसे हम कंटिन्यूअस बोले या ओपन एंडेड सीरीज बोले, तो आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट चूज करना है, वो होगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज ओपन एंडेड सीरीज, ठीक है। बिकॉज सबसे ज्यादा देखो कंटिन्यूअस सीरीज है, वो चीज चलो अच्छी है, ठीक है, हम समझ रहे हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली किस पर्टिकुलर सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है, तो वो है आपकी ओपन एंडेड सीरीज के, ठीक है। इसलिए यहां पर जो आपका ओपन एंडेड सीरीज जो है वो करेक्ट आंसर होगा, इन केस यहां पर इंक्लूसिव होता तो। अब अगर एक और केस में लेना चाहूं कि यहां पर जो है स्टूडेंट्स ऑल ऑफ द अबव ना होकर क्या होता, इंक्लूसिव सीरीज या मिड वैल्यू सीरीज कुछ भी होता, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव नहीं होता, तो फिर आप क्या चूज करते? फिर भी वही सेम केस होता जो अभी मैंने आपको समझाया कि आपको क्या करना है, आपका जो बी ऑप्शन है वो आपको करेक्ट मार्क करना है, ओके। मतलब कि ओपन एंडेड सीरीज होगी ये, ठीक। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल, अ डिस्क्रीट वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट, जो डी ऑप्शन है वो आपको बोल रहा है सी एंड ए। तो जो आपकी एनुअल इनकम होती है एक पर्सन की, वो क्या होती है? वो एक कंटिन्यूअस वेरिएबल या फिर जो हम बोलेंगे एक एट्रीब्यूट होती है। एट्रीब्यूट इज नथिंग स्टूडेंट्स, एट्रीब्यूट जो है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, ठीक है। और कंटिन्यूअस वेरिएबल हमने क्यों बोला? देखो जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो आपकी क्या नहीं ले सकते, फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं ले सकते। लेकिन एक पर्सन की जो सैलरी होती है, एक पर्सन की जो इनकम होती है, वो तो फ्रैक्शनल वैल्यूज ले सकती है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो चीज पॉसिबल है। इसलिए जो है हम डिस्क्रीट वेरिएबल को करेक्ट नहीं ले रहे हैं, ओके। सो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। गिवन बिलो इज अ स्टैटिस्टिकल सीरीज, हमें क्या गिवन है इसमें, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली गिवन है और फ्रीक्वेंसीज गिवन है कि 1 चिल्ड्रन 3 फैमिलीज में है, 2 चिल्ड्रन जो है वो 1 चाइल्ड 3 फैमिलीज में, 2 चिल्ड्रन 14 फैमिलीज में है, 3 चिल्ड्रन जो है वो 16 फैमिलीज में 3 चिल्ड्रन है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, ओपन एंडेड सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज एंड ऑल ऑफ द अबव। नाउ बात यह आती है कि सबसे पहले आप लोगों को इसके लिए पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है और कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है। हमेशा याद रखना, कंटिन्यूअस सीरीज जब आएगी तो वहां पर क्लास इंटरवल्स आएंगे, ठीक है। क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। क्या यहाँ पर कोई भी क्लासेस है?
नहीं है ना, तो कंटिन्यूस सीरीज नहीं है। कंटिन्यूस सीरीज नहीं है इसका मतलब कि ये ओपन एंडेड सीरीज भी नहीं है और एक्सक्लूसिव सीरीज भी नहीं है, बिकॉज ये दोनों तो किसके पार्ट है, ये दोनों पार्ट है आपकी कंटिन्यूस सीरीज के, राइट। तो हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये कंटिन्यूस सीरीज नहीं है, तो हमने ये भी बता दिया कि आपका बी और सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। जब बी और सी रॉन्ग हुआ तो जो डी ऑप्शन है वो अपने आप रॉन्ग हो गया कि ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता है, ठीक है। अब बचा आपका ऑप्शन है, तो अगर आपको नहीं भी पता है कि ये डिस्क्रीट है या नहीं है, आपके पास बचे ही एक ऑप्शन है, तो आप उस ऑप्शन को क्या करोगे, करेक्ट मार्क करोगे, दैट इज दिस इज द डिस्क्रीट सीरीज। लेकिन ये ऐसे इस पर्टिकुलर वे से हमें नहीं सीखना है, हमें ये सीखना है कि एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में डिफरेंस क्या है। अगर स्टूडेंट्स यही पर्टिकुलर मेरे पास में डेटा हो और मुझे बोला जाए कि आपको इसे किस फॉर्म में लिखना है, इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी, देखो जो 1 है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है, राइट। तो इंडिविजुअल सीरीज के अकॉर्डिंग मैं 1 को 3 टाइम्स जो है नोट डाउन करूंगी, 2 को मैं 14 टाइम्स नोट डाउन करूंगी, ठीक है। ये जो 2 है ये आपका 14 टाइम्स नोट डाउन किया जाएगा, जो 3 है वो 16 टाइम्स नोट डाउन करूंगी। मतलब कि इंडिविजुअल सीरीज जो होती है वो हर एक यूनिट को, हर एक जो नंबर होता है उसको सिंगली जो है रिप्रेजेंट करती है, और जो डिस्क्रीट सीरीज होती है उसमें हम जो सेम नंबर होते हैं उनको साथ में लेकर उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। मतलब कि ये चीज ये शो कर रहा है कि जो 2 है वो 14 टाइम्स रिपीट हो रहा है, जो 3 है वो कितने टाइम्स, 16 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसी जो सीरीज होती है उसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Under exclusive method, the upper limit of a class is excluded in the class interval. The upper limit of the class is included in the class interval. The lower limit of a class is excluded in class interval, and the lower limit of class is included in the class interval. अब जो एक्सक्लूसिव सीरीज होती है स्टूडेंट्स, अगर अब मैं ऐसे देखूं कि जो लोअर लिमिट है क्लास की वो इंक्लूड होती है क्लास इंटरवल में, तो ये ऑप्शन क्या हो रहा है हमारा, करेक्ट हो रहा है, राइट। अब अगर मैं फर्स्ट वाला देखूं अपना, the upper class limit of a class is excluded in the class interval, तो ये ऑप्शन भी क्या जा रहा है हमारा, ये ऑप्शन भी करेक्ट जा रहा है। अब बचे बी और सी ऑप्शन, राइट। बी बोल रहा है कि जो अपर लिमिट है क्लास की वो इंक्लूड की जाती है क्लास इंटरवल में, तो हमें पता है कि हम लोग अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते हैं। और जो सी है वो बोल रहा है कि जो लोअर क्लास लिमिट है आपकी क्लास की वो एक्सक्लूड की जाती है क्लास इंटरवल में से, तो ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं है, राइट। अब डाउट ये आ रहा है कि आप ए वाले ऑप्शन को करेक्ट बोलोगे या डी वाले ऑप्शन को करेक्ट बोलोगे। तो स्टूडेंट्स देखो, नॉर्मली जो लोअर क्लास लिमिट होती है वो हम लोग सारे ही क्लास इंटरवल्स में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। लोअर क्लास लिमिट कहीं पर भी हम ऐसे नहीं बोलते कि हम इसे इंक्लूड कर ही रहे हैं, ओके। लेकिन एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में जो स्पेसिफिकली एक चीज बोली जाती है वो क्या है कि जो अपर लिमिट है उसे आप एक्सक्लूड करो। ये स्पेसिफिकली बिल्कुल जो है बोल के, मतलब कि एकदम आपको जो है अच्छे से बताया जाता है कि एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में अपर लिमिट जो है वो एक्सक्लूड की जाएगी, ठीक है। तो मतलब कि जो डी वाला ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो आपका बहुत ही नॉन फैक्टर है कि ये तो नॉर्मली हर एक चीज के साथ में होता ही है, ओके। अब हम इन दोनों के बीच में क्यों चूज कर रहे हैं, बिकॉज अभी एक डिलेमा क्रिएट हो गया है, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि आप ए ऑप्शन लोगे या डी ऑप्शन लोगे। इसके लिए मैं आपको समझा रही हूं कि आपको ए ऑप्शन क्यों करेक्ट चूज करना है। अब अगर यहीं पर आप देखो कि कोई एक ऐसा ऑप्शन होता जो कि बोल रहा है बोथ ए एंड डी, अगर कोई ऐसा ऑप्शन होता तो फिर आप इस ऑप्शन को जो करेक्ट मार्क कर सकते थे, लेकिन हमारे पास में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, हमें इन चारों में से एक ही चूज करना है। तो आप कौन सा वाला चूज करोगे, आपका जो ऑप्शन ए है, दैट इज द अपर क्लास लिमिट ऑफ अ क्लास इज एक्सक्लूडेड, दिस वुड बी क्लास इज एक्सक्लूडेड इन द क्लास इंटरवल, ओके। आई होप सो स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलें अपने। Range is the difference between the largest and the smallest observation.
division between the smallest and the largest observation, average of the largest and smallest observation, and ratio of largest to the smallest observation. रेंज क्या होती है? रेंज आपको बताती है कि जो सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन है और जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, राइट? ये चीज शो की जाती है बाय रेंज। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जो कि ये बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। जो सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन होगा और जो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन होगा दोनों के बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं रेंज, ठीक है? ये एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना कि आपका जो रेंज है वो ये नहीं बोल रहा है कि 0 to 10 के बीच का कितना डिफरेंस है, वो ये बोल रहा है कि ये 0 और जो लास्ट ऑब्जर्वेशन है, मान लो कि ये हमने बोला कि हमारा जो लास्ट क्लास इंटरवल है वो है 40 to 50, उसमें हम बोल रहे हैं कि 50 हमारा लास्ट ऑब्जर्वेशन है। तो रेंज बोल रहा है कि जो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है और जो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है क्या? रेंज, ठीक है? आई होप सो कि ये चीज भी आप लोगों को क्लियर हो गई है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू वेरिएबल्स इज नोन एज, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि टू वेरिएबल्स में हम लोग देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यूनिवेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, बाइवेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीवेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड नन ऑफ दीज। यूनिवेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है स्टूडेंट्स? ये जो यूनी है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है 1 को। मतलब कि यूनिवेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 1 वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल शो किया जाता है। बाइवेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, बाय का मतलब क्या होता है? यूजुअली जो हम एक कॉमन जो सेंस में अगर देखें, कॉमन सिनेरियो में देखें, तो बाय हम कब यूज करते हैं? जब यहां पर हम बोलेंगे कि 2 वेरिएबल्स हो, ठीक है? जब 2 वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाता है तो वो होता है आपका बाइवेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। और मल्टीवेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट? मोर देन 2, ठीक है? मल्टी मतलब कि बहुत सारे, तो ये होगा आपका मोर देन 2 वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 वेरिएबल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो आप लोगों को समझ में आई क्या है कि उसे हम क्या बोलते हैं? क्या है वो आपका? ऑप्शन बी, दैट इज बाइवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है। ओके, फिर नेक्स्ट पर आते हैं। स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन इन क्लासिफाइड डेटा आर बेस्ड ऑन, जो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है क्लासिफाइड डेटा में वो किस चीज पर बेस्ड होते हैं? द क्लास मिड पॉइंट्स, द अपर क्लास लिमिट, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, द लोअर क्लास लिमिट। तो आपका जो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन होता है स्टूडेंट्स वो किसके बेसिस पर किया जाता है? वो किया जाता है क्लास मिड पॉइंट्स के बेसिस पर, ठीक है? ना हम अपर लेंगे, ना हम लोअर लेंगे, और ना ही हम जो है एक्चुअल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेंगे। क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज द क्लास मिड पॉइंट्स। ओके, आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेरिएबल इज ऑलवेज अ फ्रैक्शन इन परसेंटेज एंड इंटीजर एंड नन ऑफ दीज। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है स्टूडेंट्स वो कैसी होती है? वो हमेशा एक इंटीजर होगी, मतलब कि एक होल नंबर होगा। देखो हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? जैसे कि हमारे पास में कोई क्लास इंटरवल गिवन है जो कि गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है? ये क्लास इंटरवल्स गिवन है, इनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। फ्रीक्वेंसीज मतलब कि क्या हो गया कि इनके अंदर के जो वेरिएबल्स हैं वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? तो ये कुछ हमें देखने को मिल गया भाई 5, 10, 15, ठीक है? तो यहाँ पर क्या आप देखोगे कि जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो हमेशा आपको इंटीजर, एक होल नंबर में मिलेगी। ये कभी भी आपको डेसिमल में, फ्रैक्शंस में, परसेंटेजेस में नहीं देखने को मिलती है। ये तो हमने अपनी कंटिन्यूस सीरीज देखी। अगर मैं डिस्क्रीट सीरीज भी देखें हम लोग, तो डिस्क्रीट सीरीज में जो हमारा वेरिएबल होगा वो मान लो कुछ है हमारा 1, 2, 3, 4, ठीक है?
ये कुछ हमारा वेरिएबल गिवन है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी वो भी आपको होल नंबर्स में ही देखने को मिलेगी, ठीक है। ये कुछ हमारी उसकी क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी मतलब वो काउंट करके बताना है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक वेरिएबल रिपीट हो रहा है। तो जब हम काउंट कर रहे हैं तो वो ऐसा नहीं है कि पॉइंट में काउंट हो रहा है, राइट। जैसे कि ये नहीं, हम ये नहीं बोलेंगे कि कितनी बॉल्स हैं, नंबर ऑफ बॉल्स अगर हमें बतानी है तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे 2.5 है, या तो बॉल 2 होगी या 3 होगी। 0.5 क्या होता है, 0.5 अगर है तो मतलब वो बॉल है ही नहीं, राइट। वो बॉल अगर हाफ हो गई तो वो बॉल थोड़ी ना बची। तो सेम वे में कोई भी जो वेरिएबल होता है वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको इंटीजर के फॉर्म में ही मिलेगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि क्लास इंटरवल्स जो है वो किस फॉर्म में हो सकते हैं, वो इनमें से कैसे हो सकते हैं, तो फ्रैक्शन को अगर मैं अपने जो है अगर फ्रैक्शंस को हम लोग बहुत ही इजीली किस चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल्स में। जैसे कि 10/3 ये हमारा एक फ्रैक्शन है, राइट। अगर मुझे इसे कुछ ऐसे नंबर्स में चेंज करना है तो मैं इसे इजीली कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ, 3.3333 एंड सो ऑन, राइट। ये क्या हो गया, ये हो गया इसका डेसिमल। अब मैं इसको 3.3 ले लूं अगर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 10.3 को मैंने कैसे कन्वर्ट कर दिया, 3.3 में कन्वर्ट कर दिया। तो जो फ्रैक्शंस है वो डेसिमल में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये जो आपके क्लास इंटरवल्स हैं ये आपको डेसिमल्स में मिल सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये ध्यान देना कि ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। अगर आपने ये कुछ गलत पढ़ लिया कि भाई वेरिएबल हो सकता है नहीं हो सकता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसीज जो है वो फ्रैक्शन या परसेंटेजेस में नहीं होती है। ओके, आई होप सो कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टेलीमार्क्स डिटरमाइन क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्री, क्लास विड्थ एंड क्लास फ्रीक्वेंसी। टेलीमार्क्स क्या होते हैं, जो ऐसे वाले मार्क्स होते हैं, ये 4 एंड दिस इज 5, ठीक है। तो ऐसे जो मार्क्स होते हैं ये किस चीज को डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो, जैसे कि मैंने बोला कि जो एक क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो है 5, तो टेलीमार्क्स ने कुछ इस वे में क्या किया है, उसे डिफाइन किया है, ठीक है। मैंने बोला कि ये 3 है तो टेलीमार्क्स के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी आ गई। तो मतलब अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो ये कौन सा होगा, आपका जो ऑप्शन डी है, दैट इज क्लास फ्रीक्वेंसी। जो टेलीमार्क्स होते हैं वो क्लास फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करते हैं या उसे जो है डिफाइन करते हैं। ओके, हम जो है फ्रीक्वेंसीज को इस वे में नहीं लिखकर इस पर्टिकुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, तो मतलब कि टेलीमार्क्स टेल योर क्लास फ्रीक्वेंसी। ओके, आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलिंग विद इन अ क्लास इज कॉल्ड डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि एक क्लास में फॉल कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं। अभी तक तो आप लोगों को ये चीज पता हो ही जाना था, दैट वाज फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है ना तो आप लोगों के लिए सारे जो हमारे एमसीक्यूज है बहुत ही इजी होने वाले, बिकॉज ये चैप्टर ही बहुत इजी है, ठीक है। जो आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं क्लास के, जैसे कि हमने लिया 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, ठीक है। ये कुछ हमारी क्लासेस हैं। इनके अगेंस्ट हम क्या लिखते हैं, इनके अगेंस्ट हम फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं, जो कि हमें बताता है, जैसे कि मैंने बोला कि 5, तो ये 5 क्या मुझे शो कर रहा है कि देयर आर कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 0 to 20 के बीच में, 5 ऑब्जर्वेशंस आर देयर बिटवीन द क्लास लिमिट ऑफ 0 to 20, ठीक है। मतलब कि ये सीधा सीधा शो कर रहा है कि 0 to 20 में कोई जो भी जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो कुछ 5 टाइम्स हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी शो करता है। डेंसिटी पे मत चले जाना, सीधा सा अपना लॉजिक लगा लेना कि जो डेंसिटी है वो तो आपने आपके ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा में पढ़ी ही कहाँ है, राइट। तो फ्रीक्वेंसी ही सही होगा। वैसे तो आपको इसका जो है करेक्ट आंसर ऐसे ही पता होना चाहिए, ऐसे जो है नहीं यूज करने की जरूरत होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी जो है ये क्लियर हो गया है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। फॉर डिटरमाइनिंग द क्लास फ्रीक्वेंसीज इट इज नेसेसरी दैट दीज क्लासेस आर, ओके, ये यहाँ पर यूज कर लेना कि एक क्लास फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करने के लिए क्या नेसेसरी है क्लासेस के लिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव,
नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट एंड नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? दैट इज ए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब कि जो है ये क्लासेस का कैसा होना जरूरी है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना जरूरी है। मतलब कि ये एक म्यूचुअल चीज है कि समझ में आ गया कि कौन सी चीज किसमें से एक्सक्लूड करना है। जैसे कि जो क्लासेस हैं स्टूडेंट्स हमारी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये जो क्लासेस हैं ये क्या है? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। कैसे? जैसे कि अगर 0 से लेकर 10 तक, 10 को इंक्लूड मत करना, ठीक है, या क्योंकि ये एक्सक्लूसिव क्लास सीरीज का एग्जाम्पल ले लिया मैंने, इसलिए 10 को इंक्लूड मत करना। अभी तक मैंने आप लोगों को समझा ही दिया कि एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में हम लोग जो अपर लिमिट होती है उसे एक्सक्लूड करते हैं। तो जैसे कि मान लो कि जो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कि क्या है कि जितनी भी हमारे ऑब्जर्वेशंस है उसमें हम देखेंगे कि 0 to 10 वाले कितने ऑब्जर्वेशंस है, हमें बस वही देखना है, ठीक है। बाकी सारी चीजों को हमें क्या करना है? एक्सक्लूड करना है। 0 से 10 तक के ही लेना है, उसमें भी 10 को नहीं लेना है, 10 से छोटे जितने भी हैं, बाकी जितने भी हैं सबको हमें एक्सक्लूड करना है। तो मतलब ये चीज म्यूचुअली समझ में आ गई कि 0 to 10 जो है वो तो इस फर्स्ट क्लास में ही जाएगा। अब जब हम 10 to 20 की बात करेंगे तो 10 to 20 में 10 से लेकर 20 तक ही जो ऑब्जर्वेशंस है वो जाने वाले हैं, बाकी कोई से नहीं जाएंगे। मतलब कि ये यहाँ पर आपको एक म्यूचुअल हम बोलेंगे कि म्यूचुअल डिपेंडेंसी या आई शुड से रिलेशनशिप दिख रहा है कि हाँ इन लोगों ने जो है म्यूचुअली डिसाइड कर लिया, मतलब कि आपस में जो है कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, आराम से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये ऑब्जर्वेशंस जो है वो हमारे पास आने वाले हैं और ये ऑब्जर्वेशंस जो है वो इनके पास जाने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी काइंड ऑफ जो है आपका डिस्प्यूट नहीं है या कंफ्यूजन नहीं है शुद्ध से कि कौन सा पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन आपको किस क्लास में लेना है। ओके तो ये क्या शो कर रहा है कि जो आपकी ये जो आपकी क्लास फ्रीक्वेंसीज होती है उसे डिटरमाइन करने के लिए किस चीज की जरूरत है? उसे डिटरमाइन करने के लिए जरूरत है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस की, ठीक है, कि उन्होंने जो है म्यूचुअली डिसाइड कर लिया कि किस चीज को उन्हें एक्सक्लूड करना है। ओके, आई होप सो कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलें। The frequency distribution of a continuous variable is known as, जो frequency distribution होती है एक continuous variable की, उसे हम क्या बोलते हैं? Grouped frequency distribution, simple frequency distribution, both A, वो either A और B, both A and B। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। जो कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं उसमें आप लोगों को ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिलेगा एंड सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। इन एन ऑर्डर्ड सीरीज द डेटा आर, अब ये कौन सी सीरीज की बात कर रहे हैं हम? तो स्टूडेंट्स ये जो है आपका ऑर्डर्ड सीरीज, ये जो पर्टिकुलर कौन सी काइंड ऑफ सीरीज का पार्ट है? तो ये है आपकी इंडिविजुअल सीरीज का। इंडिविजुअल सीरीज में आप कुछ ऑर्गेनाइज्ड सीरीज मिल सकती है आपको और कुछ अनऑर्गेनाइज्ड मिल सकती है, ठीक है। सेम गोज टू ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड का हम कुछ जो है अगर सिनोनिम बताएं तो वो क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड सीरीज एंड अनऑर्डर्ड सीरीज, ठीक है। मतलब कि सीधी सी बात है कि ये जो आपका जो इंडिविजुअल सीरीज है अगर वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, ऑर्गेनाइज्ड मैनर मतलब कि या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऐसे स्कैटर्ड वेरिएबल्स नहीं मिलेंगे आपको, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है प्रॉपर वेरिएबल्स मिलेंगे। सेम गोज टू ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड क्या हो गया कि आपको जो है या तो प्रॉपर असेंडिंग या प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है आपकी पूरी सीरीज मिलने वाली है। तो ये जो आपके ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट होगा? इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड असेंडिंग ऑर्डर, ईदर ए और बी एंड नन ऑफ दीज। तो एक टाइम पर तो एक ही चीज हो सकती है, या तो आप असेंडिंग में कर लो या फिर आप डिसेंडिंग में कर लो, ठीक है। तो मतलब कि आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा योर ऑप्शन सी, दैट इज ईदर ए और बी, ठीक है। या तो ए होगा या फिर बी होगा। ओके, आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। एक जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टूडेंट्स वो क्या हो सकता है? आपका डिस्क्रीट सीरीज,
कंटिन्यूस सीरीज या फिर बोथ ए एंड बी, मतलब कि दोनों ही है, या फिर ये कुछ भी इसमें से करेक्ट नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन, बोथ ए एंड बी। ठीक है, देखो आपका जो फ्रीक्वेंसी वाली चीज है वो आपको डिस्क्रीट सीरीज में भी देखने को मिलती है और कंटिन्यूस सीरीज में भी देखने को मिलती है। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज भी गिवन होता तो आप इंडिविजुअल सीरीज को आपका करेक्ट आंसर नहीं बोलते, बिकॉज इंडिविजुअल सीरीज जो है स्टूडेंट्स वो आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि इंडिविजुअल सीरीज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। क्यों? बिकॉज हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में कोई भी फ्रीक्वेंसी शो नहीं करते हैं। ठीक है, आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर है। सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में ही जो है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। डिस्क्रीट सीरीज में हम जो भी अपने वेरिएबल्स होते हैं उसके अगेंस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, एंड कंटिन्यूस सीरीज में भी हमारी जो भी क्लासेस होती है उसके अगेंस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस में आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, वो मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का पार्ट है आपका जो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज है वो, इसलिए आपका जो ऑप्शन सी है दैट इज बोथ ए एंड बी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। The following frequency distribution is classified as, ये जो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये कौन सा काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है? देखो x गिवन है, x मतलब कि क्या हो गया? जो वेरिएबल्स है, और f मतलब हो गया आपका फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अब जो ऑप्शंस है वो क्या है? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स देखो जो x है, क्या आपको यहाँ पर कोई भी काइंड ऑफ क्लासेस देखने को मिल रही है क्या? कंटिन्यूस जो सीरीज होती है, जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें आपको जो है प्रॉपर क्लासेस देखने को मिलती है कि अच्छा ये जो है इतने से लेकर इतने तक का जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो इसके अंदर आने वाले हैं, है ना। जो डिस्क्रीट सीरीज होती है वो क्या है? डिस्क्रीट सीरीज में आपको इंडिविजुअली एक एक नंबर मिल रहा है और उसके अगेंस्ट क्या मिल रही है? उसकी फ्रीक्वेंसी मिल रही है। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो एक्स वेरिएबल गिवन है उसमें ये जो सारी ये जो हमारे पास में डेटा गिवन है ये किस फॉर्म में है कि एक एक नंबर लिखा गया है और उस नंबर के अगेंस्ट क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी है, राइट। तो मतलब कि ये जो आपका एग्जाम्पल है किस फॉर्म की सीरीज को डिफाइन कर रहा है? ये डिफाइन कर रहा है आपकी डिस्क्रीट सीरीज को, मतलब कि जो आपका ऑप्शन बी है दैट इज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट होता है। तो जब हमने बोल दिया कि ये कंटिन्यूअस नहीं है तो ऑब्वियस सी चीज है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हो सकता है, राइट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? आपका करेक्ट आंसर है और ऑप्शन बी, दैट इज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा हाउ मच % ऑफ पर्सन आर अर्निंग मोर देन ₹1499? 1499 से ज्यादा कितने परसेंटेज ऑफ पर्सन जो है वो अर्न कर रहे हैं? मतलब कि आपको इनकम गिवन है रुपीज में 500 to 999, 1000 to 1499, 1500 to 1999 एंड 2000 to 2499। ठीक है, अब हमें बोला है कि 1499 से ज्यादा, 1499 ये है, इससे ज्यादा मतलब कि ये नीचे वाले। ठीक है, दैट मीन्स ये 30 और ये 5। ओके, 35 हो गया। अब आपका परसेंट पूछा गया है स्टूडेंट्स, तो परसेंट आप कैसे निकालोगे? परसेंट निकालने के लिए आपको जो है टोटल नंबर ऑफ पर्सन पता होना जरूरी है, राइट। ये तो आ गया आपका न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में आप क्या लोगे? टोटल नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, ये आपका टोटल नंबर ऑफ पर्सन आएगा और परसेंट की बोला गया है इसलिए मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दोगे आप? 100 कर दोगे। अब 35 प्लस 20 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 55। ठीक है, 55 प्लस 50 ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 70। तो ये कुछ आ जाएगा हमारा। ठीक है, मतलब कि आपका जो आंसर है वो कितना आने वाला है स्टूडेंट्स?
वो कुछ आने वाला है आपका 50%। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 35 डिवाइडेड बाय 70 किया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो वो आ गया हमारा 50%। आई होप सो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये मेथड भी समझ में आ गया होगा कि अगर इस काइंड के कोई भी और भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको कैसे सॉल्व करने हैं। ओके, तो आई होप कि आप लोगों के सामने अगर कोई भी इस काइंड का क्वेश्चन आया जिसमें कि फिगर्स चेंज हो जाएंगे तो भी आप उसे जो हो इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये 50% आ गया हमारा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द वैल्यू एग्जैक्टली एट द मिडल ऑफ अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड क्लास मार्क, मिड वैल्यू, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। क्या बोला गया है कि एक जो क्लास इंटरवल होती है उसके एकदम मिडिल में जो वैल्यू होती है उसे आप क्या बोलते हो। मतलब कि ये 0 to 10 है, 0 to 10 के एकदम मिडिल का कौन सा नंबर हो गया, 5। 5 इज व्हाट, 5 इज मिड वैल्यू। मतलब कि आपका ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा कि 5 मतलब जो एकदम मिडिल की, एग्जैक्टली मिडिल की वैल्यू होती है वो क्या शो करती है, मिड वैल्यू। ठीक है, इसे और अच्छे से अगर आप लोगों को समझना है स्टूडेंट्स, तो मिड वैल्यू को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। मिड वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, राइट। मतलब कि ये क्या हुआ, 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, जो कि क्या शो कर रहा है, 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ गया, 5। ठीक है, ये आ गई इसकी मिडिल वैल्यू। अगर कोई और नंबर होता यहाँ पर, जैसे कि मान लो 5 to 10 होता, तो हम कैसे निकालते हैं इसकी मिडिल वैल्यू। इसकी मिडिल वैल्यू को हम फिर निकालते 5 + 10 डिवाइडेड बाय 2, राइट। 5 + 10 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 15। 15 डिवाइडेड बाय 2 हम कर देते। ठीक है, तो आपका क्या आ जाता, इसकी एग्जैक्टली मिडिल की जो वैल्यू है दैट मीन्स कितनी आ जाती, 7.5। ठीक है, तो ये 7.5 एग्जैक्टली मिडिल में आ रहा है। तो इसका मतलब कि हमें क्या समझ में आ गया कि आपकी जो एग्जैक्टली मिडिल में जो वैल्यू होती है क्लास इंटरवल की, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मिड वैल्यू। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। The upper limit of class intervals is considered for calculating। जो upper limit होती है class interval की, वो किस चीज को calculate करने में help करती है। Less than cumulative frequency, more than cumulative frequency, relative frequency and none of these। देखो इसके लिए हम जो है कुछ class intervals बनाते हैं अपने, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। ठीक है, ये कुछ हमने क्या लिए, अपने क्लास इंटरवल्स लिए। अब हमें बोला जा रहा है कि जो अपर लिमिट है क्लास इंटरवल्स की, वो किस चीज को कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। देखो ये जो सी ऑप्शन है उसको आप बिल्कुल जो हो एलिमिनेट कर दो, बिकॉज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसी चीज हम लोगों ने कोई खास पढ़ी नहीं है। हमें पता है लेस देन और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और वो इन्हीं से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हमें बोला गया कि जो अपर लिमिट है, मतलब कि ये वाली जो लिमिट है, ओके, ये किस चीज को फाइंड आउट करने में हमें हेल्प करती है। तो ये हेल्प करती है स्टूडेंट्स आपकी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने में। जैसे कि मैं अब अगर इसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करूंगी तो मैं क्या कैसे लिखूंगी इसे, लेस देन 10। ठीक है, फिर आएगा मेरा लेस देन 20, फिर आएगा ये हमारा लेस देन 30, और फिर आएगा क्या, लेस देन 40। ठीक है, कुछ इस वे में जो है मेरी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रेम होने वाली है। अगर मुझे मोर देन बनाना होता तो मैं क्या करती, मैं फिर ये जो लोअर लिमिट्स है हमारी, ठीक है, ये जो हमारी लोअर लिमिट्स हैं, मैं इसका हेल्प लेती। कैसे, मैं बोलती कि मोर देन 10, ओके, ये एज इट इज सेम चलता, मोर देन 20, मोर देन 30 एंड मोर देन 40। ठीक है, अब 40 यहाँ पर नेक्स्ट वाली लोअर लिमिट है नहीं, तो ये 40 नहीं होगा, ये 0, 10, 20, 30 होगा। मैंने 0 ध्यान नहीं दिया था, वो 0, 10, 20, 30 होगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में जो है आपकी मोर देन जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो बनती है किससे, आपकी लोअर लिमिट से। आपकी अपर लिमिट से कौन सी बन रही है, आपकी अपर लिमिट से बन रही है लेस देन वाली, जो कि ये शो कर रहा है कि 10 से कम कितने हैं, 20 से कम कितने, 30 से कम कितने, 40 से कम कितने। ओके, तो ये चीज हमेशा याद रखना कि हम लोग जो अपर लिमिट है वो यूज करते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, और जो लोअर लिमिट होती है वो यूज करते हैं अपनी मोर देन फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, आई होप सो कि ये चीज भी आप लोगों को क्लियर होगी, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए।
in an individual series each variant value has varied frequency, frequency 1, same frequency, frequency 2. अब जो आपकी इंडिविजुअल सीरीज होती है स्टूडेंट्स, उसमें हर एक वेरिएबल की कैसी हर एक वेरिएबल की वैल्यू कैसी होती है, वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी 1 होती है, उनकी जो है सेम फ्रीक्वेंसी होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी 2 होती है। देखो इंडिविजुअल सीरीज होती क्या है, सिंपल सी चीज है, मैंने कुछ नंबर्स ले लिए, ये 1 2 3 4 5 6, फिर से 6 हो गया, फिर कुछ हमारा 5 आ गया, 7 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, ओके 1 आ गया, ये कुछ इस काइंड की हमने क्या ली, अपनी इंडिविजुअल सीरीज ली। अब इसमें हम देख रहे हैं कि हर एक नंबर को हम जो है इंडिविजुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो हर एक फ्रीक्वेंसी, हर एक नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी आ रही है, 1 आ रही है, राइट। अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी लिखने जाऊं तो सबकी 1 फ्रीक्वेंसी लिखूंगी ना, बिकॉज इंडिविजुअल सीरीज में हम सबको एक एक लिखते हैं। लेकिन सुनिएगा, यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी 1 है, हम इसे अपना करेक्ट ऑप्शन नहीं मार्क करेंगे। उसका रीजन क्या है कि हमारे पास में उससे बेटर एक ऑप्शन है, दैट इज सेम फ्रीक्वेंसी। जो सेम फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स, वो ज़्यादा अच्छे से डिफाइन कर रहा है आपकी जो इंडिविजुअल सीरीज है उसे। यहाँ पर आप किसी भी नंबर को ले लो और उसको आप कंपेयर करो किसी भी दूसरे नंबर से, तो दोनों की जो फ्रीक्वेंसी वो कैसी है, सेम है, राइट, एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। मैं ये 1 लूं या मैं ये 6 लूं, दोनों की जो फ्रीक्वेंसी वो कैसी है, सेम है, ठीक है। मैं ये 2 लूं या फिर मैं ये 4 ले लूं, इनकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, सेम है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, योर ऑप्शन सी, दैट इज सेम फ्रीक्वेंसी। ओके, आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A grouped frequency distribution with uncertain first और last class is known as, एक grouped frequency distribution है आपके पास में जिसमें कि आपको क्या पता है, अनसर्टन है फर्स्ट और लास्ट लिमिट, उसे हम क्या बोलते हैं। मतलब कि देखो कोई हमारे पास में क्लास इंटरवल्स हैं, फर्स्ट जो लोअर फर्स्ट क्लास लिमिट जो है, फर्स्ट क्लास भी अननोन है और लास्ट क्लास भी अननोन है, ठीक है। तो मैं इसे जो हूँ एक ऐसा डैश कर देती हूँ जो हमें ध्यान रहेगा। तो ये कहीं से स्टार्ट होकर 10 तक है, फिर 10 to 20 है, 20 to 30 है एंड 30 to नहीं पता कहां तक है, ठीक है। तो ऐसी जो क्लास इंटरवल होती है, ऐसी जो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी होती है, इसे हम क्या बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स हम ऐसा डैश तो कहीं नहीं लिखते हैं, इसकी जगह पर हम क्या चीज यूज करते हैं, हम यूज करते हैं वर्ड्स लाइक बिलो 10 एंड इधर क्या यूज करेंगे, 30 एंड अबव, राइट। ये हो गया हमारा 30 एंड अबव। नाउ ऐसी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है हम इसे क्या बोलते हैं, ऑप्शंस देखें हम लोग अपने, ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्लूसिव क्लास डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंक्लूसिव क्लास डिस्ट्रीब्यूशन। तो बहुत ही इजी है इसे आंसर करना। आपको फर्स्ट नहीं पता, आपको लास्ट नहीं पता, ये जो इसके एंड्स हम देख रहे हैं वो कैसे हैं, ओपन है, नहीं पता कि बिलो में कितना बिलो जाएगा और अबव में कितना अबव जाएगा, राइट। तो ये जो एंड्स है वो ओपन है, इट मीन्स कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, आपका करेक्ट आंसर है और ऑप्शन ए, दैट इज ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप सो कि आप लोगों को जो है इजीली ये समझ में भी आ गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। द चेंज इन द वैल्यू ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल कैन ऑकर। एक जो कंटिन्यूअस वेरिएबल है स्टूडेंट्स, उसमें जो चेंज है वैल्यू में वो कैसे ऑकर हो सकती है, ओनली इन इंटीग्रल वैल्यू, only in fractional values, in both integral and fractional values, and D is none of these। तो जो एक continuous variable होता है, मतलब कि continuous variable मतलब कि हमारे classes वाला variable, ठीक है। अब इनमें जो changes है students variable में, वो किस फॉर्म में जो है चेंजेस हो सकते हैं। देखो आपका कोई वेरिएबल है जो कि आपको ऐसा भी मिल सकता है। अब ये मैं आपको वेरिएबल्स बता रही हूँ, ठीक है, ये कुछ हमारे वेरिएबल्स हैं। अब ये जो वेरिएबल्स हैं स्टूडेंट्स, ये आपको कुछ ऐसे भी मिल सकते हैं, 10.5, 11.2, 13, 30, ओके, फिर हो गया कुछ हमारा 25, ये सारे फॉर्म्स में मिल सकते हैं। मतलब कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपको होल नंबर भी दिख रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, इंटीजर
या फिर मैं इसे इंटीग्रल वैल्यूज बोल सकती हूँ। और साथ ही साथ में ये आपको डेसिमल में भी दिख रहा है, ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको, डेसिमल में दिख रहा है। इसे मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकती हूँ, बहुत ही इजीली कन्वर्ट कर सकती हूँ। जो आपके डेसिमल है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन आर वन एंड द सेम थिंग। आप किसी भी फ्रैक्शन को, जैसे कि मान लो हमारे पास में है कुछ 25 डिवाइडेड बाय 2, ये एक फ्रैक्शन है, मैं इसे इजीली जो हूं डेसिमल में कन्वर्ट कर सकती हूँ, राइट। ये आपका क्या हो जाएगा, डेसिमल में कन्वर्ट हो सकता है। सेम वे अगर आपके पास में कोई भी डेसिमल गिवन हो, जैसे कि ये मान लो ये आपको गिवन होता 0.25, तो इस डेसिमल को आप बहुत ही इजीली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आप इसे करते 25 डिवाइडेड बाय 100, इसे और जो है शॉर्ट बनाते, इसका और जो है कैंसिलेशन करते और आपके पास में कोई छोटे नंबर का फ्रैक्शन भी आ जाता, राइट। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो फ्रैक्शन और डेसिमल है वो इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बोल रहे हैं डेसिमल, तो इट मीन्स कि ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो हमने देखा कि इंटीग्रल वैल्यूज भी हो सकती है और क्या हो सकती है, फ्रैक्शनल वैल्यूज भी हो सकती है। इट मीन्स कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, योर ऑप्शन सी, दैट इज इन बोथ इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल वैल्यूज। ओके, आई होप सो स्टूडेंट्स की ये क्वेश्चन जो है ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल इज कॉल्ड, ऐसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि किसके लिए है, सिंगल वेरिएबल के लिए। देखिए थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन और पहले भी आया था, लेकिन तब सिंगल नहीं, तब 2 वेरिएबल के बारे में पूछा गया था। लेकिन मैंने आप लोगों को तभी एक्सप्लेन कर दिया था कि सिंगल वेरिएबल वाले को हम क्या बोलते हैं, राइट। तो मतलब कि आपका ऑप्शन हम लोग देख लें और अपना जो आंसर है वो बता दें। क्या है ऑप्शंस, बाइवेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिवेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्क्रीट वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा योर ऑप्शन बी, दैट इज यूनिवेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिवेरिएंट मतलब कि वन वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आई होप सो कि ये भी आप लोगों को जो है अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द क्लास लिमिट्स में बी, एक जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें क्लास लिमिट्स कैसी हो सकती है, सिंगुलर और प्लूरल, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। देखो अब सबसे पहली चीज, सिंगुलर और प्लूरल, क्या ऐसा कुछ आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा, नहीं पढ़ा। मतलब कि ये बिल्कुल जो है आउट ऑफ द बॉक्स हमें ऑप्शन दिया है, तो इसे हमें बिल्कुल बिना सोचे समझे क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। बोल देना है कि ये ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता। जो बी ऑप्शन है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, भाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कैसे होगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि आपके पास में कोई ऑप्शंस गिवन है, सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि आपको खुद को लिखना है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है, तो ये भी क्या है आपका रॉन्ग है। फिर जो सी ऑप्शन है दैट इज इंडिविजुअल और डिस्क्रीट, तो आपका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है स्टूडेंट्स वो आपको जो है डिस्क्रीट सीरीज में देखने को मिलता है, लेकिन इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। ओके, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हुआ, गलत। फिर आता है आपका ऑप्शन डी, दैट इज इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। तो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो क्लास लिमिट्स हैं, देखो सी ऑप्शन जो है वो भी आपका इजीली कैंसिल हो जाना था, बिकॉज यहाँ पर क्लास लिमिट्स भी लिख के दे दिया है। क्लास लिमिट्स तो आपको डिस्क्रीट में भी देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो मतलब वैसे तो वो लॉजिक से बाहर की चीज है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत भी आपको कंफ्यूजन हो तो वो अपना बहुत ही इजीली जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। फिर ये बोला कि इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द क्लास लिमिट में भी, जो क्लास लिमिट है वो इंक्लूसिव भी हो सकती है और एक्सक्लूसिव भी हो सकती है, ठीक है। दोनों चीजें ही पॉसिबल है। तो इट मीन्स कि आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, आपका करेक्ट ऑप्शन है और ऑप्शन डी, दैट इज इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। ओके, आई होप सो स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेंज ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, जो रेंज होती है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की वो किसके इक्वल होती है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू,
ऑप्शन बी है नंबर ऑफ क्लासेस इनटू क्लास इंटरवल व्हेन क्लास इंटरवल्स आर दी सेम। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। नाउ ये जो क्वेश्चन है इसे मैं आपको जो हूँ थोड़ा सा सॉल्व करके हम लोग देखते हैं कि रेंज क्या होती है। ठीक है, हम कोई क्लास इंटरवल ले लेते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। ठीक है, अब जो रेंज हमें पता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स की जो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है उसको माइनस करो किसमें से, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन में से। मतलब कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका रेंज। दैट मीन्स कि रेंज आप कैसे निकालोगे, लार्जेस्ट वैल्यू 40 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है 0, तो रेंज कितनी आ गई 40 आ गई। आपका ऑप्शन ए तो सही होना ही है, लेकिन मैं आपको ऑप्शन बी का एक्सप्लेन करना चाह रही हूं। ठीक है, अब देखो 40 आ गई, इतना आप लोगों को क्लियर है। अब जो ऑप्शन बी है वो क्या है, नंबर ऑफ क्लासेस इनटू क्लास इंटरवल व्हेन क्लास इंटरवल्स आर सेम। हम यहाँ पर देख रहे हैं क्लास इंटरवल सेम है, सबके जो क्लास इंटरवल है वो हर एक क्लास में आपको 10 देखने को मिल रहा है। नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो ये ली हमने नंबर ऑफ क्लासेस 4, और जो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल हम कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो दैट इज 10 माइनस 0 कितनी हो गई 10, 20 माइनस 10 कितनी हो गई 10। इसी वे में सबकी कितनी है 10 है, तो 4 इंटू 10 में अगर करूं तो आंसर कितना है आपका 40। अब आप देख सकते हैं कि ये जो रेंज हमने पहले निकाली लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन वो भी 40 आई, और ये जो अपना ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट की कि जो नंबर ऑफ क्लासेस है उन्हें मल्टीप्लाई करें हम क्लास इंटरवल से तो भी कितनी आई 40 आई। तो इसका मतलब क्या समझ में आया हमें कि जो रेंज है स्टूडेंट्स वो आपकी ऑप्शन ए है वैसे भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो ऑप्शन बी है वैसे भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही वे में जो है हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, योर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी, जो कि आपको बोल रहा है बोथ ए एंड बी कि जो रेंज है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है आपके लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू के और नंबर ऑफ क्लासेस इनटू क्लास इंटरवल के। ओके, आई होप सो कि ये क्वेश्चन जो है ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। A variable which can take integral as well as fractional value is known as, देखो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा जिसमें कि यही कुछ ये जो अभी क्वेश्चन में दिया है वो ऑप्शन में था और जो ऑप्शन में है वो क्वेश्चन में था। अगर आप लोग जो हो कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो तो आपको इसका आंसर पता होगा अच्छे से कि हम लोगों ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया था। ऐसा वेरिएबल जो कि इंटीग्रल और फ्रैक्शनल वैल्यू दोनों ही ले सकता है, ऐसे वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सो दैट वुड बी योर ऑप्शन बी, जो कि क्या शो कर रहा है कंटीन्यूअस वेरिएबल। कंटीन्यूअस वेरिएबल जो होता है वो आपको इंटीग्रल वैल्यू मतलब कि होल नंबर में भी मिल सकता है और फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब कि डेसिमल्स या फ्रैक्शंस में भी देखने को मिल सकता है। ओके, तो आपका जो ऑप्शन बी है कंटीन्यूअस वेरिएबल यह आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, आई होप सो कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A frequency distribution is comprehensive way to classify dash data of a quantitative variable। एक जो frequency distribution होता है वो एक comprehensive way है किस चीज को classify, कौन से kind of data को classify करने में, meaningful, financial, economical and raw। तो स्टूडेंट्स कौन से पर्टिकुलर डेटा को हम क्लासिफाई करते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल, मतलब जो एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है उसके कौन से काइंड ऑफ डेटा को हम क्लासिफाई कर रहे हैं। मीनिंगफुल को करते हो आप, देखो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉजिक मत लगाना। कलेक्शन ऑफ डेटा किया, कैसा डेटा मिला आपको, रॉ डेटा मिला। ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या करते हो, रॉ डेटा को क्लासिफाई करते हो। ठीक है, तो मतलब कि आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, योर ऑप्शन डी, दैट इज रॉ। ठीक है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉम्प्रिहेंसिव वे टू क्लासिफाई रॉ डेटा ऑफ अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ओके, आई होप सो स्टूडेंट्स की ये क्वेश्चन जो है ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
the arrangement of raw data in ascending or descending order of a magnitude is referred as। देखो ये आपका मतलब ये जो है ये हम लोगों ने पहले पढ़ा है जब हम लोगों ने अपने सारे डिटेल्ड कंसेप्ट पढ़े थे तब, मतलब कि जितने भी एमसीक्यूज हैं हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैंने बोला कि आप लोगों के जो है कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। और ऐसी ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए जब आपको पता है कि एमसीक्यू बेस्ड जो है आपका पेपर होने वाला हो, ठीक है। तो जो आपका अरेंजमेंट है रॉ डेटा का असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, उस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं? अरे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टेली बार्स और सीरीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इसका करेक्ट ऑप्शन है और ऑप्शन ए, दैट इज अरे, ठीक है। अब इसमें एक्सप्लेन करने वाली चीज कुछ भी नहीं है, ये प्रॉपर एक टर्म है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। इसे आप अरे बोलते हो, अरेइंग ऑफ डेटा बोलते हो, ठीक है, अरेइंग ऑफ डेटा भी बोल सकते हो आप इसके, उसका जो है यही सिनोनिम ही होता है। ओके, तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। क्लास मिड वैल्यूज ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th आर गिवन एज 46, 53 and 60. What will be the size of the class? आप लोगों को क्या गिवन है स्टूडेंट्स? आप लोगों को गिवन है जो क्लास की मिड वैल्यूज है, ठीक है। ये 46, 53 और 60 जो है वो मिड वैल्यूज गिवन है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, और आपको बोला गया है कि अब आप बताओ इनके हेल्प से कि जो आपका क्लास साइज होगा वो कितना होगा। तो ये चीज भी हम लोगों ने पहले सीखेगी कैसे करना है। देखो मैं ये नंबर्स नहीं ले रही हूं, मैं आपको कुछ क्लास इंटरवल्स लेके बताती हूँ, ठीक है। मान लो हमारी क्या है क्लास इंटरवल्स, 0 to 10, 10 to 20 एंड 20 to 30, ठीक है। ये तीन हमने अपनी क्या ली? क्लास इंटरवल्स ली। अब अगर मुझे इनकी मिड वैल्यूज निकालनी है स्टूडेंट्स, तो मैं कैसे निकालूंगी? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया? ये हो गया आपका 5, ये मिड वैल्यूज है अपनी, ठीक है। फिर 10 प्लस 20 दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया आपका 15, और 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स 50 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? ये हो गया आपका 25, ठीक है। तो 5, 15, 25 ये हमें देखने को मिला। अब अगर स्टूडेंट्स ये मेरे पास जो मिड वैल्यूज आई है, अब मैं इसको थोड़ा सा साइड में रखूं, मैं इनके थ्रू अगर बताना चाहूं कि क्लास इंटरवल या जो क्लास साइज है वो कितना होगा, तो मैं कैसे बता सकती हूँ? सिंपल सी चीज है, दोनों क्लासेस जो दोनों मिड पॉइंट्स है उनको क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। 15 माइनस 5 कितना हो गया? ये हो गया आपका 10। 25 माइनस 15 कितना हो गया? ये हो गया 10। अब अगर उस चीज को हम क्रॉस चेक करें तो ये जो क्लास साइज है आपको 10 10 दिख रहा है ना, क्लास साइज कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 10 माइनस 0 कितना हुआ? 10। 20 माइनस 10 कितना हुआ? 10। तो क्लास साइज 10 आया, राइट। मतलब आपको समझ में आ गया कि हमें जो है मिड वैल्यूज के थ्रू क्लास साइज कैसे निकालना होता है। सिंपल सी चीज है, दोनों मिड वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपकी जो क्लास साइज है वो आप लोगों को मिल जाएगी, है ना। तो अब आपके पास में मिड वैल्यूज क्या है? 46, 53, 60। इन्हें हम माइनस करें, 53 माइनस 46 कितना होगा? दिस वुड बी 7। 60 माइनस 53 कितना आया? 7। मतलब कि समझ में आ गया है कि क्लास जो क्लासेस है वो इक्वल क्लास इंटरवल की इक्वल क्लास साइज है। क्या डिफरेंस आया मिड वैल्यूज के बीच का? 7। ऑप्शंस देखें हम अपने, 5, 7, 10 और 15। तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? आपका करेक्ट आंसर होगा योर ऑप्शन बी, दैट इज 7। ओके, आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। ओके, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, कंसेप्ट पता होना जरूरी है। अगर कंसेप्ट पता होगा तो आंसर आपके सामने ही आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा। अब इतना करके नहीं देखना है, अब आप लोग समझ गए कि मिड वैल्यूज अगर गिवन है तो मिड वैल्यूज का जो हम बोलेंगे डिफरेंस है वो निकालने से आपके सामने क्या आ जाएगा? आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा क्लास साइज, ठीक है। तो इस वे से आप आपकी क्लास साइज निकाल सकते हो। ओके, आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डेली पॉकेट मनी ऑफ 5 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 are as follows: 20, 25, 40, 45 and 60. What will be the range of the data? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। रेंज हम कैसे निकालते हैं? लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। ये डेटा गिवन है हमारे पास में 20, 25,
40, 45 एंड 60। इसमें लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है, मतलब कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो ये है आपका 60। स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है स्टूडेंट्स, तो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन में आपका कौन सा नंबर है, 20। ठीक है, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन अगर हम करें तो आपके सामने क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा रेंज। सो 60 माइनस 20 कितना हो गया, ये हो गया आपका 40। तो आपका रेंज क्या होगा, आपकी रेंज होगी 40, 25, 30 एंड 60, ये चार ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, योर ऑप्शन ए, दैट इज 40। ओके, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ कंटिन्यूअस सीरीज कैन बी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। जो एक कंटिन्यूअस सीरीज होती है वो इनमें से कौन से टाइप की हो सकती है, इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज, मिड वैल्यू सीरीज एंड बोथ ए एंड बी। तो कौन सी होगी स्टूडेंट्स, आपकी जो कंटिन्यूअस सीरीज होती है वो इंक्लूसिव भी हो सकती है, एक्सक्लूसिव भी हो सकती है। मतलब कि आपका जो ऑप्शन बी है दैट इज बोथ ए एंड बी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। आपका ऑप्शन सी सही क्यों नहीं हुआ, मिड वैल्यू सीरीज क्यों नहीं हुई, बिकॉज मिड वैल्यू सीरीज तो आपको एक एक नंबर दे रही है, जैसे कि ये 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये हमारी क्या है, ये है हमारी क्लासेस। ठीक है, अब अगर मैं इसका मिड वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा, 5, 15 एंड 25, ये इसकी मिड वैल्यूज आई। ये जो मिड वैल्यूज है, क्या ये कोई भी कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ सीरीज को शो कर रही है क्या, नहीं, ये तो एक डिस्क्रीट सीरीज बन गई है ना। तो इसलिए आप मिड वैल्यू सीरीज को करेक्ट आंसर नहीं बोलोगे, मतलब कि मिड वैल्यू सीरीज जो है वो आपकी कंटिन्यूअस सीरीज नहीं होती है। मिड ओनली इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये हो गई आपकी एक्सक्लूसिव, और इंक्लूसिव क्या हो गई, 0 to 9, 10 to 29, फिर 30 to 39, इस काइंड की जो है। ठीक है, तो वो होती है आपकी क्या, वो होती है आपकी इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है, तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फैक्ट that can be measured in the form of numerical aptitude refers to variable, attribute, frequency and none of the above। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी फैक्ट की जो कि मेजर की जा सकती है किस फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में, उसे हम क्या बोलते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, योर ऑप्शन ए, दैट इज वेरिएबल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो जाती है। जो एट्रीब्यूट है स्टूडेंट्स, वो आपकी जो क्वालिटीज होती है वो शो करती है। ठीक है, तो जो नंबर शो करता है वो क्या है, वेरिएबल। ओके, सो आई होप सो कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इज टू डैश इट। जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, या हम जो डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं वो क्या है, tabulate it, edit it, classify it and none of these। तो हम लोग स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन क्यों करते हैं, टू क्लासिफाई द डेटा, राइट। तो मतलब कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, योर ऑप्शन सी, दैट इज क्लासिफाई। ओके, आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ कंटिन्यूअस वेरिएबल कैन टेक इंटीग्रल वैल्यूज, डिस्क्रीट वैल्यूज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो एक कंटिन्यूअस वेरिएबल कौन सी वैल्यूज ले सकता है, इंटीग्रल वैल्यूज ले सकता है, और उसके साथ साथ में फ्रैक्शनल वैल्यूज ले सकता है। डिस्क्रीट वैल्यूज जो है वो कुछ नहीं है, राइट अगर हम वैल्यूज के टर्म से बात करें तो डिस्क्रीट वैल्यूज नाम की चीज नहीं होती है। ओके, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा, दैट इज इंटीग्रल वैल्यू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। A continuous frequency distribution has been grouped as follows। एक continuous frequency distribution है जो कुछ इस वे में क्या हुई है, इस वे में ग्रुप की गई है। ठीक है, लेस देन 10, 10 to 25, 25 to 40 एंड मोर देन 40। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये है, द अबव इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये द होगा, ठीक है, वो वाई थोड़ा मिस्टेक से लग गया, वो दे नहीं द होगा,
कि द अबव इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास फ्रीक्वेंसीज एंड नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो वैसे तो हमें ये कौन सी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिख रही है, ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन हमारे पास में ऑप्शन में ओपन एंडेड नाम की कोई चीज या कोई भी एक ऑप्शन नहीं है। तो इट मीन्स कि अब जो ऑप्शन है उन्हीं में से हमें चूज करना है। इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसमें आपकी जो एक क्लास की अपर लिमिट होती है वो दूसरी क्लास की लोअर लिमिट नहीं बनती है, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये अपर लिमिट है, नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट बन गई, फिर ये अपर लिमिट थी, नेक्स्ट क्लास की लोअर बनी, फिर से ये अपर थी और ये नेक्स्ट क्लास की क्या बनी, लोअर लिमिट बनी। तो ऐसा कौन सा पर्टिकुलर उसमें होता है, ऐसा होता है आपकी एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में, राइट। तो मतलब कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, योर ऑप्शन बी, दैट इज एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। डैश आर दी टू एंड्स ऑफ अ क्लास, टू एंड्स ऑफ अ क्लास 0 to 10, 10 to 20। ये क्या है, ये 10 और 20 क्या है, ये 0 और 10 क्या है, ये पूछा जा रहा है हमसे क्वेश्चन में। क्लास लिमिट्स, क्लास विड्थ, क्लास फ्रीक्वेंसी एंड नन ऑफ दीज। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, दीज आर क्लास लिमिट्स, राइट। ये आपको लिमिट शो कर रहा है कि 0 से लेकर 10 तक ही हमारी क्या है, लिमिट है, राइट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, दैट वुड बी योर ऑप्शन ए, दैट इज क्लास लिमिट्स। ओके, ये क्वेश्चन भी आई होप सो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फैक्ट दैट कैन बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल, एट्रीब्यूट, नन ऑफ दीज। थोड़ा सा टर्म्स में चेंजेस है, बाकी ये क्वेश्चन अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। क्या है इसका करेक्ट आंसर, योर ऑप्शन बी, दैट इज वेरिएबल। ठीक, ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा ही आप लोगों को। नेक्स्ट पर आते हैं। A series in which every class interval excludes items corresponding to its upper limit is called। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। एक ऐसी सीरीज जिसमें कि अपर लिमिट के करस्पॉन्डिंग जितने भी आइटम्स होते हैं उन्हें एक्सक्लूड किया जाता है, ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, सो दैट इज एक्सक्लूसिव सीरीज। मतलब कि आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। आपका ऑप्शन बी इंक्लूसिव सीरीज है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज इंक्लूसिव सीरीज मतलब कि सब कुछ इंक्लूड कर लो, लेकिन हम बात कर रहे हैं अपर लिमिट के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है उनको एक्सक्लूड करने की, ठीक है। तो वो एक्सक्लूसिव सीरीज है। ओके, आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। An open end series is that series in which, एक जो open ended series होती है वो कौन सी सीरीज होती है, lower limit of the first class interval is missing, B है आपका upper limit of the last class interval is missing, C है आपका both A and B and D है none of these। तो आपकी जो ओपन एंड सीरीज होती है स्टूडेंट्स, उसमें जो लोअर लिमिट होती है फर्स्ट क्लास इंटरवल की वो क्या होती है, मिसिंग होती है, और साथ ही साथ में जो लास्ट क्लास लिमिट होती है उसकी अपर लिमिट भी मिसिंग होती है, राइट। तो इट मींस कि आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यार ऑप्शन सी, जो कि हमें बोल रहा है कि बोथ ए एंड बी ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन जो है ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पर चले। फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग मिड वैल्यूज इज गिवन बाय, मिड वैल्यू को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, L1, पहले तो L1 L2 क्या होते हैं, L1 होती है आपकी लोअर लिमिट, राइट, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स ऑलरेडी। L2 क्या होता है, L2 होती है अपर लिमिट। नाउ स्टूडेंट्स, ऑप्शन देखने के पहले हम लोग खुद ही बता दें कि क्या होता है मिड वैल्यू को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। कैसे करते हैं हम फाइंड आउट, हम दोनों लिमिट्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, मतलब कि L1 प्लस L2 करेंगे और इसे डिवाइड करते हैं किससे, 2 से, ठीक है। ये हमारे पास में क्या आ गया, ये आ गई हमारी जो इक्वेशन है या जो फॉर्मूला है। अब ये ऐसा फॉर्मूला जिस भी ऑप्शन में हमें दिख रहा है वो क्या होगा, वो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए है L2 माइनस L1, मतलब कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ऑप्शन ए जो बता रहा है वो तो आपको क्या बता रहा है, क्लास इंटरवल कितना है, ठीक है। L2 माइनस L1 करके तो क्लास इंटरवल निकलता है, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी बोल रहा है L2 माइनस L1। हमने यहाँ पर देखा कि इन दोनों को हमें ऐड करना है, हमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ओके।
ऑप्शन जो सी है आपका L1 प्लस L2 हाफ ही है, उसमें डिवाइड बाय 2 कौन करने आएगा, है ना, तो वो भी आपका क्या है, रॉन्ग है। और ऑप्शन डी अगर हम देखें L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, यही है हमारा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मतलब कि ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, आई होप सो कि क्लियर भी हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। अकॉर्डिंग टू टेलीबार मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स इंडिकेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5। जो टेलीबार मेथड है उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 को कौन सा पर्टिकुलर सिंबल जो है वो बताता है। इस वाले को अभी आप इग्नोर कीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, इसे आप थोड़ा इग्नोर करो। सिर्फ आपके जो ऑप्शन है ए बी सी डी ये हम देखें तो ए जो है स्टूडेंट्स ये क्या डिफाइन कर रहा है, दीज आर 6, राइट, 1 2 3 4 5 और ये हुआ 6। हमें क्या बताना है, हमें बताना है 5 के बराबर कौन सी फ्रीक्वेंसी है। जो बी ऑप्शन है उसमें आप देखोगे कि 4 जो आपको लाइंस दिख रही है, एक भी क्रॉस लाइन नहीं है, मतलब कि वो जो है वो क्या है, वो है आपका 4। जो आपका सी ऑप्शन है वो क्या है, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, मतलब कि आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आंसर क्या है आपका ऑप्शन सी, जिसमें कि इस काइंड का जो टेलीबार है वो आपको देखने को मिल रहा है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, आई होप सो कि क्लियर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। In a series, the number of times an item occurs is known as। एक सीरीज में कितने नंबर ऑफ टाइम जो जो आइटम है वो ऑकर हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, नंबर, क्लास फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो योर करेक्ट आंसर वुड बी योर ऑप्शन सी, दैट इज फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया है कि ये कंटिन्यूस सीरीज है, सिर्फ एक सीरीज बोली गई है, तो ये डिस्क्रीट सीरीज भी हो सकती है, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक आइटम जो है वो ऑकर हुआ है वो क्या होगा, वो होगा आपकी फ्रीक्वेंसी। वो क्या शो कर रहा है, फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन सी है फ्रीक्वेंसी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इज नोन एज। अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो होती है क्लास की, उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, मतलब कि L2 माइनस L1 जो हम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस देखें, रेंज, मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्लास इंटरवल, C इज योर फ्रीक्वेंसी एंड D इज योर क्लास लिमिट। तो आपका ऑप्शन B जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। देखो रेंज आपको पता है, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन हम करते हैं। फ्रीक्वेंसी तो नंबर ऑफ टाइम्स एक जो भी आपकी आइटम है वो रिपीट हो रही है। और जो डी है वो है क्लास लिमिट। क्लास लिमिट क्या शो कर रहा है, क्लास लिमिट शो करता है कि आपकी जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है वो क्या है, राइट, मतलब कि 0 to 10। तो ये अपर और लोअर लिमिट को जो बता रहा है वो क्लास लिमिट होता है। अब इन दोनों के बीच में कितनी साइज है, ठीक है, ये जो क्लास की कितने उसमें वैल्यूज हैं वो कौन शो करता है, वो शो करता है क्लास इंटरवल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्लास इंटरवल, ये आपका क्या है, ये है आपका करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, Which of the following equations is correct? इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। पहले हम जो है अपने ये देख लें कि S, R और N किस चीज को डिनोट कर रहे हैं। S है आपका साइज ऑफ क्लास, R इज द रेंज एंड N है नंबर ऑफ क्लास, ठीक है। तो अब जो ऑप्शंस है वो क्या है कि साइज ऑफ क्लास इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ क्लास प्लस नंबर ऑफ क्लास, ये आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि साइज ऑफ क्लास इज इक्वल्स टू रेंज माइनस नंबर। फिर जो सी है वो बोल रहा है साइज इज इक्वल्स टू रेंज इनटू नंबर। और जो आपका डी है वो क्या बोल रहा है, साइज इज इक्वल्स टू रेंज डिवाइडेड बाय नंबर। ऐसा एक क्वेश्चन हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। डी क्यों होगा, देखो एक जो चीज हम लोगों ने पढ़ी थी इस फॉर्म में नहीं, थोड़ी दूसरी फॉर्म में पढ़ी थी, वो था कि रेंज को हम कैसे फाइंड आउट करें। तो रेंज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ द क्लास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, राइट।
आई होप सो कि अब तो याद आ गया होगा, जो एक रेंज वाला क्वेश्चन था कि रेंज किसके इक्वल होती है, उसमें मैंने आप लोगों को पूरा ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है इसको मैंने आपको पूरा न्यूमेरिकल टर्म्स में, प्रैक्टिकल टर्म्स में करके बताया था कि ये कैसे हो रहा है, तो ये हमें पता है। अब स्टूडेंट्स अगर मुझे जो है साइज निकालना है तो मैं क्या कर दूंगी, इस साइज को चलो यही रहना दो, ये रेंज है आर, रेंज को डिवाइड कर दें किससे, नंबर ऑफ क्लासेस से, तो क्या आ जाएगा, साइज आ जाएगा, दैट इज एस। यही चीज यहां पर दी गई है कि एस इज इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाय एन, तो एस इज इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाय एन, राइट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, योर करेक्ट ऑप्शन वुड बी योर ऑप्शन डी, ठीक है। आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ अ पर्सन इज an attribute, a discrete variable, a variable, a continuous variable। ड्रिंकिंग हैबिट एक पर्सन की क्या होती है इनमें से, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है और ऑप्शन ए, दैट इज एन एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या है, कोई किसी चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है, किसी चीज की क्वालिटी शो कर रहा है। तो ड्रिंकिंग हैबिट जो वो एक पर्सन की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम बोलें कि ये उसके अंदर ये पर्टिकुलर क्वालिटी ही बोलेंगे, अब भले ही वो एक जो नहीं होनी चाहिए थी वो है, लेकिन फिर भी एक वो है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही ना, हम नंबर में नहीं बता रहे ना कि उसकी ड्रिंकिंग हैबिट है, हम क्या बता रहे हैं, एज एन एट्रीब्यूट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, योर ऑप्शन ए, दैट इज एन एट्रीब्यूट, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A series showing the sets of all distinct values individually with their frequencies is known as, एक ऐसी सीरीज जो कि सारी डिस्टिंक्ट वैल्यू शो कर रही है इंडिविजुअली उनकी फ्रीक्वेंसीज के साथ में, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलेंगे ग्रुप्ड सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वो क्या है स्टूडेंट्स, वो है आपकी सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें आपको कोई ग्रुप नहीं देखने को मिल रहा है, वो क्या है, एक सिंपल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एंड ओपन एंड सीरीज इज दैट सीरीज इन विच लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल इज मिसिंग, ठीक है। क्या बोला है कि एक जो ओपन एंड सीरीज होती है किसी भी सीरीज की, वो क्या होती है, उसका जो ऑप्शन ए है दैट इज लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल इज मिसिंग। जो ऑप्शन बी है वो क्या शो कर रहा है, क्लास इंटरवल आर अनइक्वल। जो ऑप्शन सी है वो आपको शो कर रहा है अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल इज मिसिंग, और जो ऑप्शन डी है वो आपको क्या बोल रहा है, बोथ ए एंड सी। तो जो ओपन एंडेड सीरीज होती है स्टूडेंट्स, उसमें आपको जो लोअर लिमिट है फर्स्ट क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट होती है वो भी मिसिंग होती है, और जो अपर लिमिट होती है लास्ट क्लास इंटरवल की वो भी क्या होती है, मिसिंग होती है। मतलब कि बोथ ए एंड सी जो है वो क्या होगा, वो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो आपका जो ऑप्शन डी है जो कि शो कर रहा है बोथ ए एंड सी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ओके। आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। The upper limit of a class interval is considered for calculating less than cumulative frequency, more than cumulative frequency, relative frequency and none of these। जो upper limit होती है, मतलब कि ये कुछ हमारी क्लासेस हैं, इनकी जो अपर लिमिट होगी स्टूडेंट्स, वो कौन सी काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करती है, ये जो है ये किसे डिफाइन करेगी, दिस वुड बी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन 10 बोलेंगे, लेस देन 20 बोलेंगे, लेस देन 30 बोलेंगे, लेस देन 40 बोलेंगे, ठीक है। तो मतलब कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, योर ऑप्शन है दैट इज लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब हम बोल रहे हैं कि हमें जो है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर बताना है तो उसके लिए हमें लोअर लिमिट से बताते हैं, ठीक है, कि मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, ओके। तो इस वे में जो है आपकी मोर देन और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फ्रेम की जाती है, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने। द क्लास मार्क्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 26, 31, 36, 41, 46 एंड 51। देन द फर्स्ट क्लास इंटरवल इज, जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है वो क्या होगा। ये कुछ हमारे पास में क्या गिवन है, क्लास मार्क्स गिवन है, मतलब कि जो मिड वैल्यूज है वो कुछ हमारे पास में गिवन है। अब स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, आपको डिफरेंस निकालना है, ठीक है। 31 माइनस 26, तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना आया, वो आया आपका 5, ठीक है। अब इस
5 का हाफ आपको करना है, और वो जो है वो आप हाफ इधर से माइनस भी होगा और ऐड भी होगा, ठीक है। 5 का हाफ कितना हुआ? 5 का हाफ हुआ आपका 2.5। आपको फर्स्ट क्लास इंटरवल बताना है, मतलब कि ये 26 ले लो। 26 की जो लोअर लिमिट है, दैट मीन्स जो L1 है, वो आप कैसे निकालोगे? उसके लिए आपको करना है 26 माइनस 2.5, ठीक है। और जो आपकी अपर लिमिट है, मतलब कि जो L2 है, वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? वो आप फाइंड आउट करोगे 26 प्लस 2.5 करके, ठीक है। इस वजह से जो है आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकलने वाली है। तो जब आप इसको माइनस करोगे स्टूडेंट्स, तो ये कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा आपका 23.5, ठीक है। और जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 28.5। अब आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट मिल गई, 23.5 एंड 28.5। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो कौन सा ऑप्शन है हमारा 23.5 और 28.5 को डिफाइन करने वाला? तो ये है आपका ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया। मतलब ये सिंपल सी चीज थी कि जो मिड वैल्यूज होती है उन्हें आपको क्लासेस में कन्वर्ट करना। ये चीज भी हम लोगों ने सीखी है पहले। क्या करना होता है? दो मिड वैल्यूज के बीच का डिफरेंस निकालो, उसका हाफ करो। अब ये जो हाफ किया है, ठीक है, मतलब कि ये जो 2.5 है, ये इस नंबर में जब आप माइनस करोगे तो आपको लोअर लिमिट मिलेगी, और जब आप उसको उसी नंबर में प्लस करोगे तो आपको अपर लिमिट मिल जाएगी। ओके, तो आई होप सो कि आप लोगों को ये जो कैलकुलेशन है ये अच्छे से क्लियर हो गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लासेस विद जीरो फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड। जो जीरो फ्रीक्वेंसीज वाली क्लासेस होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लास, एम्प्टी क्लास, निल क्लास, नन ऑफ दीज। तो जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जीरो है, उसे हम एम्प्टी क्लास बोलते हैं। दैट इज आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिटवीन 250 एंड 300 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें क्या बताना है? 250 से 300 के बीच के डेटा बताना है। देखो, जो आपके पास में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है वो किस फॉर्म में दिया है? मोर देन के फॉर्म में, मतलब कि ये मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। मोर देन जो होता है स्टूडेंट्स, वो हमें पता है हम किस वे से निकालते हैं? लोअर लिमिट्स को लेकर। मतलब कि ये सारी क्या हो गई? ये सारी हो गई आपकी लोअर लिमिट्स। अब हम लोग अगर देखें तो 200, 250, 300, 350, ये जो 50-50 का डिफरेंस दिख रहा है, तो मतलब कि हम इसका जो क्लास इंटरवल है वो 50 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ये तो बन गई क्या? हमारी लोअर लिमिट बन गई। मैं यहीं पर ये एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। आई होप सो कि आप लोगों को भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये देखो L1 मैंने लिख दिया, मतलब कि लोअर लिमिट हो गई, ठीक है। अब मैं इसकी अपर लिमिट बनाऊं तो मैंने क्या लिया? 200 टू 250, 250 से 300, 300 से 350 एंड 350 से 400, ठीक है। ये आ गई इसकी L2, मतलब कि ये क्या हो गया? ये हो गई हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब हमें बोला गया है कि 250 से 300 के बीच के जो ऑब्जर्वेशंस है वो बताने। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये जो पर्टिकुलर आपके पास में फ्रीक्वेंसीज है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है, ये वाली फ्रीक्वेंसीज मत लेना। आपको जो है फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी है। ओके, देखो, मोर देन 200 में स्टूडेंट्स आपके पास में ये सब कुछ एडेड होगा, राइट। तो अब अगर मैं बोल रही हूँ 200 से 250 मुझे चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगी? इस 56 में से 38 को माइनस कर दूंगी। ओके, अगर 250 से 300 तक का चाहिए तो मैं इस 38 में से क्या माइनस करूंगी? 15 माइनस करूंगी, ठीक है। 300 से 350 का चाहिए तो 15 में से 0 माइनस होगा, और 350 से 400 नीचे हमारे पास कुछ है नहीं तो वो एज इट इज 0 ही रहेगा। अब हमें बोला गया है 350 से लेकर 300 का हमें क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी चाहिए। मतलब कि इस वाले चीज की, इस वाली जो क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी चाहिए 250 से 300। कैसे निकालेंगे? उसे निकालने के लिए हम कुछ ये करेंगे, दैट इज 38 माइनस 15 करेंगे, ठीक है। अब 38 माइनस 15 करने पे आपका कितना टोटल आया? मतलब कि इन दोनों को माइनस करके क्या मिला आपको? इन दोनों को माइनस करने पर जो आपको आंसर मिला है वो है आपका 23, राइट। मतलब कि हमारी कैलकुलेशंस के हिसाब से 23 जो है वो ऑप्शन में होना चाहिए। ये ऑप्शंस गिवन है।
56, 23, 15 एंड 8, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? योर ऑप्शन बी, दैट इज 23। ठीक है, कैसे 23 निकाला है? आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। ये याद रखना कि आपने जो है ये क्लास इंटरवल तो बना दी, लेकिन जो फ्रीक्वेंसीज है, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, वो कैसे हैं? वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके क्यूमुलेटिव फॉर्म में है, तो पहले उसे क्यूमुलेटिव से हटाना है हमें। ठीक है, उसे भी जो है क्लास फ्रीक्वेंसीज के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने 38 माइनस 15 किया, बिकॉज क्या था हमारे पास में? मोर देन 250। मोर देन 250 में ये भी इंक्लूडेड होगा, ये भी होगा, है ना? तो अब ये तो ऑलरेडी 0 था, इसलिए जो है ये, और ऑलरेडी 0 वाली बात नहीं है, इस 15 में ये जो यहाँ पर 0 था वो ऑलरेडी इंक्लूडेड था, इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ 38 में से क्या माइनस किया? 15 माइनस किया। तो आपका आंसर कितना आया? दैट वुड बी 23। ओके, ये सब कुछ स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने इसका जब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखा था, तब मैंने हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है, तो आई होप सो कि आप लोगों को हर एक चीज क्लियर भी है। ओके, तो ये कैसे इसका हमने 23 निकाला है, आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ द मिड वैल्यूज आर गिवन एज 25, 34, 43, 53, 61, 70, देन फर्स्ट क्लास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज। अगर हमारे पास में कुछ ये जो है क्या गिवन है, कुछ ये हमारे मिड वैल्यूज गिवन है, तो हमें फर्स्ट क्लास बतानी है। फर्स्ट क्लास मतलब कि ये 25 जो है ये फर्स्ट क्लास का मिड वैल्यू होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास है वो हमें शो करनी है। कैसे शो करते हैं? इन दोनों, इसके और जो नेक्स्ट वाला मिड वैल्यू, दोनों के बीच में क्या बताना है? हमें डिफरेंस लेना है। तो 34 माइनस 25 अगर हम करें स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा हमारा आंसर? ये आएगा 9। अब क्या करना है? हमें इस 9 को डिवाइड करना है 2 से, मतलब कि 9 का हमें क्या करना है? हाफ करना है। इसका हाफ करने पर क्या आया? 4.5। ठीक है, अब हमें अपनी कैलकुलेशन करनी है, मतलब कि हमें अपनी लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालनी है। पहले हम जो है अपनी लोअर लिमिट फाइंड आउट करते हैं। लोअर लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? हम इस मिड पॉइंट में ये जो 4.5 है ये माइनस करेंगे, राइट? ये 25 माइनस 4.5 हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ये 25 लिया, ये 4.5 लिया, इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो लोअर लिमिट है वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी आपकी 20.5। लोअर लिमिट मिल गई, अपर लिमिट भी निकालना है। L2 की करें हम लोग, तो L2 जो है वो कैसे निकालेंगे? इस 4.5 को इस 25 में ऐड करना है। जब बात करते हैं अपर लिमिट की तो ऐड करना, और जब लोअर लिमिट की बात करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो अब 25 है, इसमें ऐड क्या करना है? हमें 4.5 हमें इसमें ऐड करना है। तो इसका ऐड करने पर कितना निकला? 29.5। तो मतलब कि लोअर लिमिट आपके पास में आ गई 20.5 और अपर लिमिट आपके पास में आ गई 29.5। इसके करस्पॉन्डिंग जो ऑप्शन है वो देखें हम, ए ऑप्शन है आपका 25 से 34, बिल्कुल भी सही नहीं है। बी है 24.5 टू 34.5, ये भी सही नहीं है। सी है 20 टू 30, ये भी सही नहीं है। और डी ऑप्शन है आपका 20.5, ये 20.5 टू 29.5, ये आया 29.5। मतलब कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? योर ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को जो है ये अच्छे से क्लियर हो गया है, पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो आई होप कि आप लोगों को भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट्स नहीं होंगे इसमें। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन इज यूजुअली मेंट फॉर एन एट्रीब्यूट, अ कंटिन्यूअस वेरिएबल, अ डिस्क्रीट वेरिएबल, एनी ऑफ दिस। जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स, वो किसके लिए होता है? तो वो होता है फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल। मतलब कि आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, कि कंटिन्यूअस वेरिएबल में जो है आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन जो है वो देखने को मिलते हैं। ओके, आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
The data given as 5, 7, 12, 17, 79, 84, 91 will be called as, एक कोई डेटा है जो इस फॉर्म में गिवन है, तो इस डेटा को हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड इंडिविजुअल सीरीज और टाइम सीरीज। देखो कंटिन्यूअस सीरीज कब होती? जब यहाँ पर कोई क्लासेस होती। क्या यहाँ पर कोई क्लासेस है? नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। डिस्क्रीट सीरीज में स्टूडेंट्स आपके पास में क्या होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज जो है वो फ्रीक्वेंसीज मांगती है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज भी नहीं गिवन है, यहाँ पर हर एक नंबर इंडिविजुअली गिवन है। इंडिविजुअल सीरीज को यही चाहिए, मतलब कि ये किस चीज का एग्जाम्पल होगा? ये होगा आपकी एंड इंडिविजुअल सीरीज का। और टाइम सीरीज क्या है कि आप जो हो टाइम के बेसिस पर कोई भी क्लासिफिकेशन कर रहे हो, तो वो होता है आपका टाइम के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करना हो, कि वो एक अलग चीज हो जाती है। जब हम सीरीज की बात कर रहे हैं तो बेसिकली तीन है हमारे पास में, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। तो ये कंटिन्यूअस क्यों नहीं और डिस्क्रीट क्यों नहीं है, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को क्लियर होगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? योर ऑप्शन सी, दैट इज इंडिविजुअल सीरीज। ओके, आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द मार्क्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये कुछ डेटा गिवन है हमारे पास में जिसमें मार्क्स गिवन है बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गेट मार्क्स मोर देन 30? अब हमें क्या बोला है कि मोर देन 30 कितने को मिला है? ये जो डेटा गिवन है स्टूडेंट्स, ये आपको लेस देन का बता रहे हैं, ठीक है। ये लेस देन 10 है, लेस देन 20 है, लेस देन 30 है। अब इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए पहले तो आपको इस पर्टिकुलर सीरीज को किस में कन्वर्ट करना है? आपकी जो क्लास इंटरवल वाली सीरीज है उसमें, ठीक है। बिलो की बात हो गई है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0 to 10, ये हो जाएगा 10 to 20, ये हो जाएगा आपका 20 to 30, दिस वुड बी 30 to 40 और ये होगा आपका 40 to 50, ठीक है। ये हो गया। अब आपको क्या करना है? अब बिलो की बात की थी, मतलब कि 10 से कम लोग कितने हैं? 15 हैं। 20 से कम लोग कितने हैं? इसमें ये जो 38 है, इस 38 में ये 15 भी तो इंक्लूडेड है, लेकिन हमने यहाँ पर लोअर क्लास लिमिट किसको बना दिया है? 10 को बना दिया है। तो अब हम क्या करेंगे? 38 माइनस 15 करेंगे, ठीक है। ये जब 38 माइनस 15 करोगे तो आपको 10 to 20 वाली जो क्लास है उसका क्लास इंटरवल मिलेगा। मतलब कि ये कितना हो गया स्टूडेंट्स? ये हो गया आपका 23। फिर इस 65 में से आप क्या माइनस करोगे? 65 में से आप माइनस करोगे 38 को, ठीक है। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा आपका 20 to 30 वाले की जो क्लास इंटरवल है, ओके, ठीक है। तो ये हम निकालेंगे तो ये आएगा कुछ हमारा 27, ठीक। ये 27 हुआ, 27 मतलब कि 20 to 30 वाले की जो इंटरवल है। फिर आएगा 84 में से माइनस करो कितना? 65, ठीक है। और उधर आपको क्या करना है? 100 में से माइनस करना है कितना? 84। ये पर्टिकुलर चीजें आपको करनी है। अब ये आ गई हमारे पास में। अब इसके बाद में हमें बताना है मोर देन 30 का। मोर देन 30 कहाँ? जो अपना जो मोर देन वाला पार्ट होता है स्टूडेंट्स, वो हम कैसे निकालते हैं? वो हम अपनी लोअर लिमिट्स को लेते हैं, राइट। लोअर लिमिट्स मतलब कि ये जो लिमिट है, एक बार मैं इनको अगर यहाँ पर अपने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अगर हम ले लें, सॉरी वर्टिकल फॉर्म में, तो ये हो गई कुछ 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, ठीक है। ये कुछ हमारी क्लास लिमिट्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर हम लोगों ने अभी फाइंड आउट की। इनकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो हम ले लें तो ये कितनी आई? 15, 23, 27, 84 माइनस कितना करना है हमें? 65, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? ये समथिंग आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 19 समथिंग, ओके, यस 19 हो गया। और 100 में से 84 हमें माइनस करना है, तो ये समथिंग आपका आ गया कितना? 16, ओके। ये आपकी फ्रीक्वेंसीज आ गई। ये जो हमारे पास में डेटा था उसे हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब हमें क्या करना है? हमें मोर देन निकालना है। मोर देन हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? मोर देन के लिए हम जो है अपनी लोअर लिमिट्स लेते हैं। दीज आर आर लोअर लिमिट्स। अब ये क्या होगा? ये होगा आपका मोर देन 0,
मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30। ये जो मोर देन 30 है वो इस जगह पर आ रहा है, हमें मोर देन 30 से ही मतलब है, इसलिए मैं आपको इसी का ही करके बताऊंगी। मोर देन 30 से हमें मतलब है। तो अब मोर देन 30 आपको क्या बताएगा, मोर देन 30 में आप क्या लोगे, ये वाला प्लस ये वाला, राइट। मतलब कि आप करोगे 19 + 16, तब आपके पास में क्या आ जाएगा, तब आपके पास में आ जाएगा आपका मोर देन 30 की वैल्यू। और आपको जो है यही बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स मोर देन 30 थे। ओके, तो आपका इस अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। तो जब आप 19 और 16 को ऐड करोगे तो आपके पास में इन दोनों को ऐड करके कितना आया, दैट इज 35। ठीक है, ये 9 + 6 हो गया हमारा 15, ये इधर 5, 1 कैरी ओवर, तो कितना हो गया 35। तो इट मीन्स कि मोर देन कितने स्टूडेंट्स हुए, 35 हुए। कैसे सॉल्व किया, आई होप सो प्रोसीजर समझ में आ गई है। पहले ये जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी इसे हमने अपनी एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया, फिर उसे हमने मोर देन में कन्वर्ट किया, और जब मोर देन में कन्वर्ट किया तो हमें मिल गया मोर देन 30 कितने स्टूडेंट्स थे। ओके, आई होप सो स्टूडेंट्स की ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज, इनमें से कौन सी है जो कि स्टैटिस्टिकल सीरीज का काइंड है, कंटिन्यूअस, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट सीरीज, या फिर डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो स्टैटिस्टिकल सीरीज तो हम इन तीनों में ही देखते हैं ना, मतलब कि आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, योर ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, वो डी रहेगा, उसके बी से कंफ्यूज मत होना, वो होगा आपका डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। When both lower and upper limits are considered, such classes are called, जिसमें upper limit और lower limit दोनों ही हम कंसिडर करते हैं, ऐसी क्लास को हम क्या बोलते हैं, ऐसी क्लास को हम इंक्लूसिव बोलते हैं। मतलब कि आपकी कोई क्लास है 0 to 10, तो मतलब कि इसमें 0 से रिलेटेड जो भी वेरिएबल है वो भी आएंगे और 10 से रिलेटेड भी आएंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी आपकी 11 से 20, तो इसमें 11 से भी होंगे और 20 से भी होंगे, मतलब कि दोनों ही लिमिट्स जो हैं वो इंक्लूड होती है। तो ये कौन सी क्लास हो गई, ये हो गई आपकी इंक्लूसिव क्लास, दैट इज योर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द ओमिटेड लिमिट इज, क्या बोला है कि जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें जो ओमिटेड लिमिट होती है वो कौन सी होती है। देखो अभी तक हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चंस तो कर लिए जिससे आप लोगों को इतना तो अच्छे से क्लियर हो गया है कि जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो हम अपर लिमिट के करस्पॉन्डिंग लेते हैं, राइट। मतलब कि 0 to 10 अगर दिया है तो हम क्या बोलेंगे, लेस देन 10 बोलेंगे। तो हमने ओमिट कौन सी लिमिट करी, ये जो आपकी लोअर लिमिट थी, राइट। ये वाली जो लिमिट थी वो आपने क्या की, ओमिट की, और हर क्लास इंटरवल में आप यही करते हो। तो कौन सी लिमिट आप ओमिट कर रहे हो स्टूडेंट्स, दैट वुड बी योर ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट, दैट इज लोअर लिमिट। ठीक है, आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। ओके, फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। Which one is not a discrete series from the following? इनमें से कौन सा है जो कि discrete series नहीं है। Number of pages in a book, number of rooms in a house, height of students in a class and number of students in a college. इनमें से हमें बताना है कि discrete series कौन सी नहीं है। Students, discrete series में हमें क्या चीज पता है कि जो discrete series होती है वो कौन सी वैल्यूज होती है या कौन से काइंड ऑफ नंबर्स हमें उसमें देखने को मिलते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि इंटीग्रल वैल्यूज होती है, मतलब कि इंटीजर्स होते हैं, वहां पे होल नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शंस नहीं होंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक, जो नंबर ऑफ पेजेस होते हैं वो फुल होते हैं ना, 1 2 3 4। कभी भी आपने देखा 1.2 1.3, ये नहीं। देखो वो चीज अलग है कि आपके जो है चैप्टर वाइज वो बुक्स के जो पेजेस हैं वो डिवाइड कर दिए गए हो कि जो भी 1 चैप्टर है उसके 1.2 पेज पर या ऐसा कुछ 2.2 पेज वैसा कुछ। लेकिन जो पेजेस होते हैं वो तो फुल होते हैं ना, ऐसा थोड़ी नहीं बोलते हैं कि हाफ पेज पर ये लिखा है, वो तो हम पेज नंबर एक एग्जैक्ट नंबर बताते हैं। ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ पेजेस जो हैं वो होल नंबर्स होते हैं। नंबर ऑफ रूम्स इन अ हाउस, नंबर ऑफ रूम्स कितने हाउस में, आप बोलोगे मैम 2 रूम्स हैं, आप ये तो नहीं बोलोगे 2.5 रूम्स है। हाफ रूम क्या होता है, या तो वो फुल रूम है या वो रूम नहीं है, है ना। तो आप जो हो नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं वो आप बताओगे इन इंटीजर्स, तो ये भी डिस्क्रीट है। हाइट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास,
हाइट जो है वो फ्रैक्शन में हो सकती है, मतलब कि वो डेसिमल में हो सकती है। 162.5 सेंटीमीटर, ये क्या है, ये डेसिमल शो कर दिया। तो डेसिमल्स या फिर फ्रैक्शंस जो हैं वो डिस्क्रीट सीरीज नहीं होती है। और जो डी ऑप्शन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 500 स्टूडेंट्स है कॉलेज में, 500.5 स्टूडेंट्स तो नहीं है ना कॉलेज में, ये पॉइंट वाला सिस्टम नहीं होगा ना। तो दैट मीन्स कि आपका जो ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन है, जो कि ये शो कर रहा है कि हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज नॉट अ डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। As far as possible, construction of continuous frequency distribution should be based on the following class interval. जब तक पॉसिबल हो जो कंस्ट्रक्शन है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, वो कौन से काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में करना चाहिए? इक्वल क्लास इंटरवल, अनइक्वल क्लास इंटरवल, ओपन क्लास इंटरवल, नन ऑफ द अबव। तो कौन से में करना चाहिए स्टूडेंट्स? दैट वुड बी योर ऑप्शन है, दैट इज इक्वल क्लास इंटरवल। जब तक पॉसिबल हो हमें इक्वल क्लास इंटरवल में ही लेना है, अनइक्वल में नहीं लेना है और ना ही ओपन एंडेड में लेना है, बिकॉज सबसे अच्छा जो इजी कैलकुलेशन है, इजी क्लासिफिकेशन है, वो इसी फॉर्म में हो सकेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डेटा मे बी प्रेजेंटेड थ्रू टेबल्स, डायग्राम्स, ग्राफ्स, ऑल ऑफ द थ्री मेथड्स। जो डेटा होता है स्टूडेंट्स, हम उसे टेबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डायग्राम्स के फॉर्म में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ग्राफ्स के फॉर्म में कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल द थ्री मेथड्स। ओके, क्या करेक्ट हुआ? आपका ऑप्शन डी हुआ। आई होप कि ये अच्छे से क्लियर होगा, बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था। अब कुछ हमारे पास में मैच वाला जो कंसेप्ट है वो आया है। क्या गिवन है क्वेश्चन? आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड एग्जाम्पल फ्रॉम कॉलम 1 टू दैट ऑफ कॉलम 2। करेक्टली मैच्ड एग्जाम्पल मतलब कि ये जो सेट्स है ये करेक्ट होने चाहिए। तो ऐसा कौन सा सेट करेक्ट है वो हमें बताना है। अगर हम ए वाला देखें, क्लास लिमिट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द डेटा, डेटा का स्टार्ट और एंड है, ये क्लास लिमिट नहीं है। क्लास लिमिट तो एक क्लास का स्टार्ट और एंड है। ठीक है, तो आपका जो A1 है ये करेक्ट नहीं है। फिर मिड वैल्यू, द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट, ये तो आपका क्लास इंटरवल होता है ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो मिड वैल्यू तो हम क्या करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, या फिर हम बोले कि एग्जैक्टली मिडिल वैल्यू होती है वो। तो आपका B2 भी सही नहीं होगा। जो सी है वो क्या है? क्लास इंटरवल, द वैल्यू ऑफ आइटम्स शोन बिटवीन टू लिमिट्स। क्लास इंटरवल क्या है? द वैल्यू ऑफ आइटम्स शोन बिटवीन टू लिमिट्स, टू लिमिट्स के बीच में कितनी वैल्यूज है वो आपका क्लास इंटरवल है। क्या है? यही होता है क्लास इंटरवल। तो यस यही होता है। तो ये वाला सेट आपका सही आ रहा है। डी वाला सेट कौन सा है? रेंज द सम ऑफ द अपर लिमिट, अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट। क्या ऐसे होता है रेंज? नहीं, रेंज क्या होता है? लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो मतलब कि आपका D4 भी करेक्ट नहीं है। तो आपका करेक्ट सेट कौन सा है? C3। ऑप्शंस देखें हम तो ए ऑप्शन है A1, B2, C3 एंड D4। आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा? योर ऑप्शन सी, दैट इज C3। ठीक है, आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आए स्टूडेंट्स हमारे पास में कुछ असर्शन और रीजन पर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस हमें कैसे सॉल्व करने होते हैं? पहले हमें असर्शन पढ़ना है, बताना है कि क्या ये ट्रू लिखा है या फॉल्स लिखा है। ठीक है, फिर हम क्या बताएंगे? फिर हम रीजन बताएंगे। फिर उस रीजन को पढ़कर पहले हमें बताना है कि ये ट्रू लिखा है या फॉल्स लिखा है। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये जो ऑप्शंस हैं हम वो देखेंगे। ये ऑप्शंस जो है ये क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? देखो, अगर आपका असर्शन और रीजन दोनों ही अगर ट्रू है तो आपका या तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा या ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगर जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बनता है आपके असर्शन का तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है रीजन असर्शन का तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इफ आपका असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है तो ऑप्शन सी करेक्ट है, और अगर आपका असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है।
हर एक असर्शन रीजन वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें जो ये ऑप्शंस रहते हैं वो सेम ही रहते हैं, ये ऑप्शंस चेंज नहीं होते, बस असर्शन और रीजन चेंज होता है, ठीक है। ऑप्शंस हर असर्शन रीजन में आपको यही मिलने वाले हैं, ओके। तो आपको क्या करना है, पहले असर्शन पढ़ो, ट्रू है फॉल्स है ये डिफाइन करो, रीजन पढ़ो, ट्रू है फॉल्स है ये डिफाइन करो। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया तो आपका सी या डी सही होगा, अगर दोनों ट्रू है तो फिर ये देखो कि क्या रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या आपके असर्शन का, ठीक है। अब हम जो है अपना क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को देखने के बाद में हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी। असर्शन क्या है, डेटा इज क्लासिफाइड इन ऑर्डर टू मेक देम सिंपल एंड ब्रीफ। डेटा को हम क्लासिफाई करते हैं ताकि हम उसे सिंपल और ब्रीफ बना दें। क्या ये ट्रू है, तो यस ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। रीजन क्या है आपका, इट इज इजी टू कैलकुलेट द रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इन स्टैटिस्टिक्स। रिजल्ट को कैलकुलेट करना इजी है क्लासिफिकेशन करने के बाद में। क्या ये चीज ट्रू है, तो यस ये ट्रू है। अब जब दोनों ट्रू आ गई तो हमें क्या देखना है कि क्या ये रीजन इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो दोनों बात तो कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की, लेकिन दोनों थोड़े डिफरेंट टर्म्स में बात कर रहे हैं। मतलब कि हम सीधा बोलेंगे कि ये जो रीजन है ये इतना करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बन रहा है इसका, है ना, लेकिन ये दोनों चीजें ही सही है। तो फिर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आपका ऑप्शन बी, जो कि बोल रहा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ओके। बहुत ही सिंपल सा ये हमारा क्वेश्चन था, आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रीड द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन, चूज वन ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो, ठीक है। अब ये फिर से हम जो है अपने असर्शन रीजन पढ़ते हैं। क्या है असर्शन, क्या है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास इंटरवल्स। क्या ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, यस। रीजन क्या है, class intervals are the value of items shown between two limits in a grouped frequency distribution। class interval जो है वो value of item बताते हैं, या वो क्या होते हैं class interval, वो होते हैं value of items जो कि दो limits के अंदर होते हैं। क्या ये रीजन भी ट्रू है, यस। लेकिन हम देखें तो ये दोनों जो है ये इतने एग्जैक्टली जो है एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बन रहा है। दोनों हमने सेपरेटली देखा कि असर्शन रीजन ट्रू है, राइट। तो इसके लिए आपका जो ऑप्शन बी है दैट इज both assertion and reason are true and the reason is not the correct explanation of assertion, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ओके। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फिर से वही असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन क्या है, when inclusive series is given it needs to be changed into exclusive series। रीजन है it is easy to calculate using exclusive series। आपका जो असर्शन है वो बोल रहा है कि जो इंक्लूसिव सीरीज होती है उन्हें आपको किस चीज में कन्वर्ट करने की जरूरत है, उन्हें आपको जो है एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है। जो रीजन है वो बोल रहा है कि ये इजी है कि आप एक्सक्लूसिव सीरीज को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो रीजन भी ट्रू है, असर्शन भी क्या है आपका ट्रू है। लेकिन हम देखें स्टूडेंट्स तो इंक्लूसिव सीरीज को हमें एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट क्यों करना है, वो इसलिए कि कोई नंबर्स जो है वो छूट ना जाए। जैसे कि आपका जो इंक्लूसिव है वो क्या है, 10 to 19 हमने बोला, और फिर हमने बोला 20 to 29। अब 19 और 20 के बीच में अगर कोई वैल्यूज होगी तो वो हम कहाँ लिखेंगे, अगर ये इंक्लूसिव, अगर हम ये पर्टिकुलर क्लास इंटरवल्स ले रहे हैं तो इसलिए हमें जो है इसे कन्वर्ट करने की जरूरत है, ठीक है। ये पर्टिकुलर रीजन इसका सही नहीं बन रहा, मतलब कि एक्सक्लूसिव सीरीज इजी है कैलकुलेशन में, लेकिन वो इस इजी है कैलकुलेशन में इसलिए हमें इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट नहीं करना है, हमें इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है ताकि कोई भी वैल्यू जो है वो स्किप ना हो, ठीक है। मतलब कि आपका असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बन रहा है किसका, असर्शन का। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, और ऑप्शन बी, जो कि ये डिफाइन कर रहा है बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब फिर से हमारे पास में वही कुछ जो है असर्शन और रीजन गिवन है। असर्शन क्या है,
A discrete variable cannot take any fractional value. जो discrete variable होता है वो कोई भी fractional value नहीं ले सकता. क्या ये चीज सही है? Yes. Discrete value fractional discrete variable जो होता है वो fractional values नहीं लेता है. Reason क्या है? A discrete variable can also take fractional values. ये reason, ये मतलब जो reason दिया है ये तो false है, right? तो मतलब कि आपका assertion true है और reason false है. तो इसके basis पर आपका जो correct option है वो कौन सा होगा? Your option C, that is assertion is true but reason is false. वो वाला जो आंसर है स्टूडेंट्स उसमें मिस्टेक हो गई है. आपका करेक्ट ऑप्शन सी होगा कि assertion true है और reason false है. हम अभी तक समझते हैं, पढ़ते आए कि जो discrete value वो fractional, जो discrete variable होता है वो fractional value नहीं ले सकता है, ठीक है. और आपका assertion बोल रहा है कि जो discrete variable होता है वो fractional value नहीं ले सकता और reason बोल रहा है कि वो fractional value ले सकता है. तो मतलब कि आपका reason गलत है, assertion true है. तो इस बेसिस पर आपका जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट होगा, ठीक है. ऑप्शन डी करेक्ट नहीं होगा. ओके, आई होप सो कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया और इस आंसर से जो है आप कंफ्यूज नहीं होगे. मैं बोल रही हूं वही सही मानोगे जो कि क्या है आपका ऑप्शन सी, ठीक है. आई होप सो कि ये क्लियर होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्या है अब फिर से असर्शन रीजन. क्लासिफिकेशन ब्रिंग्स ऑर्डर टू रॉ डेटा, ये असर्शन है. रीजन है the classes should be formed in such a way that the class mark of each class comes as close as possible to a value around which the observation in the class tend to concentrate. ठीक है, जो classes है वो कुछ इस वे में फॉर्म होनी चाहिए कि जो क्लास मार्क है वो जितने क्लोज हो सके, जितना क्लोज पॉसिबल है उतने आए, ताकि जो वैल्यूज है ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशंस इन अ क्लास टेंड टू कंसंट्रेट. ठीक है, ये कुछ हमें रीजन दिया है लंबा चौड़ा सा, थोड़ा सा घुमा फिरा के. अब हमें बताना है कि असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, दोनों ट्रू है या क्या है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है. तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आपका जो आंसर है वो क्या है, आपका ऑप्शन बी, जो कि बोल रहा है कि असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, असर्शन का. ठीक है, मतलब कि ये जो हमने देखा इसमें क्लासिफिकेशन ब्रिंग्स ऑर्डर टू रॉ डेटा, ये अलग चीज थी, ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड था, ये ट्रू था. और ये जो था लंबा चौड़ा सा, ये आपको जो है क्लासेस से बता रहा है कि जो क्लास इंटरवल्स हैं, जो क्लास मार्क्स हैं वो जितने क्लोज हो सकते हैं उतने रखने चाहिए, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं रखने चाहिए. ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या है कि सारे जो नंबर्स हैं, जो हाई कंसंट्रेशन वाले नंबर्स हैं वो एक साथ में आ सके. ठीक है, तो मतलब कि आपका रीजन भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो ट्रू एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, असर्शन का. इसलिए आपका जो ऑप्शन बी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. ओके, आई होप सो स्टूडेंट्स कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर है, ये जो सारे एमसीक्यूज किए ये सारे आप लोगों को अच्छे से क्लियर है. हमारा जो चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर है. अब एक जो छोटा सा काम आपको और करना है वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स का जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करना है, ताकि आप लोगों के पास में टाइमली नोटिफिकेशन जाए और आप कोई भी जो लेक्चर है वो मिस ना करें. ऑल्सो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो क्वालिटी एजुकेशन है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए. एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस. आई होप सो कि ये एमसीक्यू वीडियो जो था हमारा ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आप लोगों के जो सारे कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. थैंक यू.